बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। रमज़ान और हम की इस ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर होंगे खुश होंगे और हंसते बसते होंगे। हम अपनी इस नशरियात का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे एक कलाम की, जो कि कलाम है आतिफ असलम का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलाम उन्होंने इस रमज़ान की मुनासबत से जारी किया। पहले अल्लाहु अल्लाहु ज़ाहिर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको। और अभी जो आखिरी अशरे के मौके पर अपना रूह परवर जो कलाम उन्होंने जारी किया उसकी हम बात कर लेते हैं। रिलीज़ किया गया आतिफ असलम ने नई ना मैं सदके या रसूल अल्लाह यूट्यूब पर रिलीज़ किया है। उनका कहना है कि कलाम बराह रास्त उनके दिल से निकला है, जिसके हर लफ्ज़ को उन्होंने कहा कि मुनफरद है और ताकतवर मायने रखता है। वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आप सब इससे जुड़ेंगे। खूबसूरत आवाज़ और साथ में जिस तरह से फील करके उन्होंने पढ़ा है और लोग वो खुद आप फील कर पाते हैं उनकी आवाज़ में। बेशक ऐसे। और सभी ने देखा ना कि रमज़ान की मुनासबत से जिस तरह वो पहले एक कलाम अल्लाह हो और अब ये कलाम नाते कलाम अल्लाह की सादत है। हर रमज़ान में वो ऐसा कोई ना कोई तोहफा जो है वो अपने फैंस को, हम लोगों को ज़रूर दे रहे हैं। बिल्कुल। देखें ना अपनी आवाज़ का कैसा बेहतरीन इस्तेमाल है ये। मैं ये इसको इस तरह से देखूंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं। और आज बड़ी बहस हो रही है कि कौन कितना अमीर है। वैसे बहस तो सभी हम हर जगह ही देखते हैं, ये रेस तो हम हर जगह ही देखते हैं, लेकिन इस रेस के अगर हम टॉप टियर में जाएं कि वहां पर रेस में कौन आगे और कौन पीछे, तो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त आ चुकी है। बिल्कुल जी, जो अमेरिकन मैगजीन है फोर्ब्स, उसने 2024 के लिए अरबपतियों की फहरिस्त जारी कर दी है। और इस फहरिस्त में मालूम होता है कि दुनिया भर में अरबपति जो हैं उनकी तादाद में तारीख की बुलंद, हम कहते हैं ना बड़ी गुर्बत है, ग्लोबली महंगाई बड़ी होगी और सब, उसमें अगर देखा जाए तो अमीर अमीर तर होता जा रहा है। और ऐसे काफ़ी नए लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो दौलत है उसकी सतह में बहुत इजाफा हुआ है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अरबपति पहुंच चुके हैं। यानी फहरिस्त में इतने ज़्यादा अरबपति आ चुके हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो उन अरबपतियों की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल के दौरान 141 मजीद अफराद ऐसे हैं अरबपति बन चुके हैं। और यूँ मजमूई तौर पर 2781 अफराद इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। अब इन अफराद की अगर मजमूई दौलत की बात करें 14,200 अरब डॉलर्स के करीब है। और इस फहरिस्त के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति अमरीका में रहते हैं, उनकी तादाद 813 है, जिसके बाद चीन में 473 हैं। और फ्रांस की बात करें, बर्नार्ड आर्नल्ड इनकी नई फहरिस्त के मुताबिक ये टॉप पर है और असासों की मालियत 233 अरब डॉलर्स है। और ये तो हमने बात कर ली ज़रा फ्रांस ताल्लुक़ रखने वाले बर्नार्ड आर्नल्ड की। दूसरे नंबर पर है एलॉन मस्क, असासों की मालियत है 541 खरब रुपए। ऑटो कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के भी मालिक हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस की। 60 साल बेजोस के पास इस वक्त कुल दौलत है 539 खरब रुपए। और फहरिस्त में अगर हम कहें ना यंग कौन है या सबसे कम उम्र खरबपति कौन है, तो वो है मेटा के बानी मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के 39 साल मार्क जुकरबर्ग, इनके असासों की मालियत 492 खरब रुपए है। अच्छा, लैरी एलिसन ये फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। मशहूर कंपनी ऑरेकल इसके शरीक बानी हैं और इनके असासे हैं 391 खरब रुपए। 93 साल वॉरेन बफे, इनका 6ठा नंबर है, असासों की मालियत है 369 खरब रुपए। और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, इनका नंबर है 7वां, इनके असासों की मालियत है 355 खरब रुपए। 8वां नंबर है माइक्रोसॉफ्ट के साबिक चेयरमैन स्टीव बॉलमर का और 336 खरब रुपए के असासों के मालिक जो हैं ये बास्केटबॉल टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स के भी जो है वो मालिक हैं। 90 नंबर पर हैं जी भारत के अमीर तरीन शख्स, जिनके घर की शादी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। बिल्कुल, सबको पता है, अंबानी साहब जी। बिल्कुल जी। यूँ तो हम आगे जाते रहें तो बहुत लंबी फहरिस्तें लगी हैं, ब्रेक लगा लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स की बात करें। बिल्कुल। अच्छा, मुअम्मर तरीन शख्स जो हैं गुज़श्ता रोज़ 114 साल की उम्र में चल बसे हैं। वेनेजुएला से इनका ताल्लुक़ है, पेरिस। और इन्होंने फरवरी 2022 में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स होने का एजाज़ हासिल किया था। और पेरिस की मौत पर वेनेजुएला के सदर निकोलस ने गम का इजहार किया है। और पेरिस की बात करें, मई 1909 को ये पैदा हुए, नहीं 27 मई 1909। और अब इनका इस दुनिया से जाना इंतकाल कर गए हैं और सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स थे। ये आपको हम कुछ विजुअल्स उनके दिखा भी रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब बात पाकिस्तान की करते हैं और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे आ सकते हैं। और ऑलरेडी जिस तरह से हम बात करें इन्फ्लेशन की, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें होती हुई हमें दिखाई भी दे रही हैं एक तरह बिल्कुल। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह नमू 3.5 के बजाय सिर्फ 1.8% रहेगी। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक खतरात बरकरार हैं और कर्ज़ों के बोझ में इजाफा हुआ है। और अगर गुज़श्ता माली साल की बात करें, मुल्क में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ है और अब मज़ीद 1 करोड़ अफराद, ये बड़ा नंबर है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। ये खदशा है, ये ख़तरा है, ये अलार्म है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक सवाल भी है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी गुर्बत को कम करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सवाल होता है फिर हुक्मरानों से, सवाल होता है उनसे जिनको वोट दिया जाता है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। ये ख़तरात तो हमारे सामने थे जो आप वोट लेते वक्त कहते हैं कि हमें इस मुल्क के मसाइल का इदराक कर हम इसको दुरुस्त समत में लेकर जाएंगे। लेकिन जब ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह फिगर सामने कि 1 करोड़ अफराद 1 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, फिर सवाल उठता है कि प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, रोड मैप क्या है, करेंगे क्या, इन अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे जाने से कैसे रोकेंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं रोनाल्डो की। इंस्टाग्राम पर जो हम कहते हैं कि फॉलोअर्स लोगों के बढ़ने चाहिए साथ साथ, तो ऐसे ही मैं रोनाल्डो की बात करें तो इंस्टाग्राम में सबसे आगे हैं और फॉलोअर्स की तादाद में उनकी 62 करोड़ से ज़ायद जो है वो तादाद हो चुकी है। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो सामने आ चुके हैं अब। तो वो होता है ना, बाज़ औक़ात फेक फॉलोअर्स की बात हो रही होती है और ऐसी, लेकिन रोनाल्डो की अगर बात करें तो दुनिया भर में उनके फैंस हैं और ऑब्वियसली दुनिया भर में उनके फैंस जो हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनको पसंद करते हैं और अब वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में सबसे आगे हैं। अच्छा, ये सारी खबरें आपसे शेयर करने का एक मकसद था ना। आप देखें, हमने इंस्टाग्राम की बात भी की, हमने इन्फ्लेशन का जिक्र भी किया, हमने रुपए पैसे की जहाँ रेल पेल है उसका जिक्र भी किया। तो अब ये देखिए, कहीं पर कोई बहुत अमीर हो रहा है, कहीं पर किसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कोई गरीब हो रहा है, कहीं पर कहीं मुतासर हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई कुदरती आफत से परेशान हो रहा है। तो ज़ाहिर है जिसके पास रुपया पैसा होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास वसाइल होते हैं, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी बहरहाल उन लोगों ने अदा करनी है। एनीवेज, आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे इस ट्रांसमिशन में। स्टे विद अस। हमारा सेगमेंट मज़ेदार पकवान, जिसमें हम लेकर जाएंगे आपको किचन में और देखेंगे कि हमारे किचन में आज क्या बन रहा है। चूंकि हमारा किचन ऐसा है जहां से अगर खुशबू आए ना आए, वो जो मंजर होता है ना, वो ऐसा टेम्पटिंग सा होता है कि आपको महसूस होता है कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है, कुछ बहुत ही मज़े का बन रहा है। कभी कुछ फ्राई हो रहा होता है और कभी कुछ स्मूदीज़ बन रही होती हैं और सबीन उसमें से एक चीज़ ट्राई करती है। चूँकि सबीन कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसा ही है। नहीं, मेरे पास वाकई वक्त नहीं होता और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं कुछ भी खाऊं। मैं खाना खा लेती हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि मैंने खा लिया, पकाना तो बहुत दूर की बात है। आई डोंट हैव टाइम। लास्ट टाइम आपने क्या पकाया था? लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कि मैंने क्या पकाया था। अच्छा, वैसे आई डोंट ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर। ओके, मलाई सीख कबाब कभी खाए हैं आपने? खाए तो मलाई सीख कबाब, मलाई सीख कबाब होते हैं ना? अच्छा, नहीं, मलाई सीख कबाब नहीं होते, मुझे नहीं पता। मलाई बोटी होती है ऑब्वियसली, तो मलाई बोटी होती है, मलाई सीख कबाब भी हो सकते हैं ना। हाँ, क्या पता बन रहे हो हमारे किचन में आज सीख कबाब के साथ कुछ होने वाला है आज। तो सबा की तरफ चले, सबा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा आफ्ताब, कैसी हैं आप? क्या बन रहा है आज? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज बना रही हूँ मलाई सीख कबाब। हम लोग बना रहे हैं मलाई सीख कबाब। आज काफ़ी फ्लेवर और टेक्सचर रिच डिशेस हैं और उसके अंदर एक तो हम मलाई सीख कबाब बना रहे हैं, दूसरा हम बना रहे हैं फोमी आयरान। फोमी आयरान है, इट्स अ टर्किश ड्रिंक। उसके अलावा हम लोग अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने से पहले हाथ धोएंगे हम लाइफ बॉय से। लाइफ बॉय आपको देता है 100% जर्म प्रोटेक्शन और लेट्स स्टार्ट विद दैट। के लिए ये भी जरूरी है, हाथ धोना हमेशा स्टार्ट करती हैं हाथ धो। खाना पकाने से पहले हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर होता है आप सबके लिए जो कि इफ्तारी बनानी है, सहरी बनाने के लिए। सभी ये एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस होती है किचन में काम करने वाले लोगों की, ख़ास तौर पे जब भी आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हम जिस जनरली भी काम से पहले हाथ धोते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ बॉय इस्तेमाल करें। लाइफ बॉय आपको दे रहा है 100% जर्म प्रोटेक्शन, ताकि जब आप
क्लीन हो जाएं, आप मज़े के खाने बनाएं किचन में। सबरोसो के सीख कबाब की एक और हम वो बना रहे हैं वेरिएशन। लास्ट टाइम मैंने आपको रेड मसाले के साथ दिखाई थी, सीख कबाब मसाला था वो, मसाला सीख कबाब। और आज हम बना रहे हैं मलाई सीख कबाब। इसके अंदर हम वाइट मसाला यूज़ करेंगे, वाइट बेस। सबसे पहले यहाँ पे निकाल के रख देते हैं 8 to 10 पीसेस। और इसके अलावा इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है मार्केट में अवेलेबल। आप और भी चीज़ें यूज़ करके और बना सकते हैं। फ्राइड आइटम्स हैं, वो थ्रू आउट रमज़ान हम यूज़ करते रहे हैं। और इसके अलावा दे आर इनोवेटिंग इन द फ्रोज़न इंडस्ट्री, तो यू शुड गो एंड चेक देम आउट। एंड हाइजेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनकी, आप यूज़ करें और घर पे सर्व करें। चलें जी, इनको मैं हाफ्स में कट कर रही हूँ। पैन ऑन कर दिया है, उसमें तेल ऐड करेंगे। तेल हम यूज़ कर रहे हैं डालडा का ओवर 80 इयर्स का एतमाद है हमारी माओं का। और डालडा आपके लिए ईद से पहले ईदी लाया है। आई होप आप लोगों ने उसको काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा अवेल मार्केट्स में। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास आखिरी हफ्ता चल रहा है, ईद से पहले ईदी जाके अपनी क्लेम कर लें मार्केट्स में, कोई भी ग्रोसरी स्टोर्स पे। अच्छा जी, चलो जी, डालडा डल रहा है यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप। सबसे पहले ऑयल में हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यस, gonna fly everywhere. ऑलराइट, इसके अंदर अब जाएंगे चॉप प्याज और हल्का सा सौटे होने के बाद हम इसके अंदर अपने सीख कबाब डाल देंगे। इस रेसिपी का एक और पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम जग ब्लेंडर यूज़ करेंगे और उसमें हम ऐड कर रहे हैं दही। जो इसकी वाइट मलाई बेस है ना, उसके लिए हम ऐड कर रहे हैं दही ब्लेंडर के अंदर। और इसके अंदर क्रीम आ गई है, 100 ml क्रीम आ गई है यहाँ पे। मिल्क हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे, अगर बहुत थिक हो जाएगा तो डलेगा, और थोड़ा थोड़ा करके आराम से। अच्छा, फिर इसमें ऐड होगा ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, नमक डलेगा, नमक हस्बे ज़ायका है, 1 टीस्पून से स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे। वाइट पेपर है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, थोड़ा सा साइड पे है, मैं बार बार इसके ऊपर रख रही होती हूँ, इसमें सिरका है वो नज़र नहीं आ रहा है और विनेगर है इसमें 2 टेबलस्पून। इस सब को हम कर देते हैं ब्लेंड इधर, और इसमें यहाँ पे डल जाएंगे सीख कबाब। ये ऑन करके आते हैं और फिर वो करते हैं। 1 2 3 गो। सीख कबाब जो हमने कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और इसको टॉस अराउंड। और अब ये रेडी किया हुआ पेस्ट हम इधर ऐड कर देंगे अपने फ्राइड सीख कबाब में। स्लो आंच पे डालिएगा क्योंकि दही जो है वो फट भी जाता है बाज़ दफ़ा, तो वो कर्ड से बन जाते हैं। तो आंच ऑलरेडी हल्का रखा हुआ था मैंने, उसके अंदर आपने ये ग्रेवी का पेस्ट ऐड कर दिया है और स्लो आंच पे ऐड करके मिक्स करके, और इसको अब हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे। अब ड्रिंक की तरफ जाऊंगी तो मैं एक दफ़ा और हाथ धो के स्टार्ट करूँगी
क्योंकि अभी सारी स्पाइसेस और विनेगर और सब तरह की चीज़ों से डील किया है। तो इससे पहले कि मैं ड्रिंक स्टार्ट करूं, एक दफ़ा और हाथ धोएं। अच्छा जी, हम बना रहे थे आयरान, द टर्किश योगर्ट ड्रिंक, फिज़ी योगर्ट ड्रिंक। तो हम इसके लिए ऐड करेंगे योगर्ट है हमारे पास यहाँ पे 250 ml अगेन। ये वाली डिफरेंट तरह की छाछ है, इसको आप लोग प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। और इसके अंदर डालेंगे मिंट लीव्स, और तकरीबन ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अच्छा जी, ये ब्लेंड होगा इधर। इसके अंदर हमने ऐड करना है सोडा वाटर। और ½ कप तकरीबन मिल्क। लिड का है ये रहा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। 1 2 3 डन। और इसको बस हाथ से थोड़ा सा घुमाना है ताकि वो जो फिज़ी फैक्टर है ना, अगर वो ब्लेंडर से चला देंगे तो निकल आएगी सारी गैस, उसमें से फ़ायदा नहीं है। उसको बिल्कुल सर्व करने के टाइम पे ऐड करें, क्योंकि मार्गरीटास की तरह अगर आप इसको पहले से कर देंगे तो वो आपको पता है ना, ड्रिंक में से उसका सारा कार्बोनेटेड वो होता है फिज़, वो सारा निकल आएगा अगर आप पहले से उसको ऐड कर देंगे या सबको घुमा देंगे। ये रहा भैया, ज़बरदस्त। और ये रहा। और राइट, आज हमारे पास मीठे में है वॉल्स का किंग कुल्फ़ा। बहुत यमी फ्लेवर है और आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मज़े मज़े की फ्लेवर्स आए हुए हैं। वॉल्स इज़ रिच इन टेक्सचर, कलर्स एंड फ्लेवर। हम लेकर आते हैं किंग कुल्फ़ा। और राइट, ये रहा। और वॉल्स की, हाँ मैं ये भी बोल रही थी कि ना डिफरेंट पैकिंग्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यानी ये तो ये ब्रिक पैकेजिंग है ना, इसके अलावा इनके पास टब्स भी हैं, स्टिक्स भी हैं, कप्स भी हैं। वॉल्स हम लोग बचपन से ही खा रहे हैं और हमें पता है इनके मज़े मज़े के फ्लेवर्स हैं और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे स्कूप। स्कूपर से स्कूप करके और आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मज़े मज़े की टॉपिंग्स भी ऐड कर सकते हैं घर पे। जब हम लोग आइसक्रीम सर्व करते हैं तो मज़ीद आप उसको टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर इन्होंने नट्स और सब कुछ ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी एक अच्छा फ्लेवर पैक है। चलें जी, आई होप यू गाइज गिव दिस अ ट्राई। और अब हम अपनी डिश को डिश आउट करने की तरफ चलते हैं। मलाई सीख कबाब रेडी हो गए हैं और आप इसे सर्व कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। धनिया ऐड कर दूंगी और बटर, इसके ऊपर आखिर में बटर ऐड कर दिया है। आई होप यू गाइज गिव दिस अ ट्राई एंड गिव मी योर फीडबैक। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर अंटिल देन। ज़बरदस्त जी, लजीज सी डिशेस तैयार हैं और सबा बहुत शुक्रिया रोज़ हमें इतने मज़े मज़े की डिशेस, इतनी इजी और क्विक रेसिपीज़ बताने के लिए। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक जैसे कि हम कहते भी आते हैं, सुनते भी आते हैं और ऐसा अपने इर्द गिर्द होते भी देखते हैं कि किस तरह से ये महीना सखावतों और बरकतों का महीना है। मुआशरे की ज़रूरत भी है ऑब्वियसली कि ज़रूरतमंद तबके जो हैं
उनकी हमदर्दी के लिए आगे बढ़ा जाए, किसी तरीके से हम लोग सब मिलकर उन तकाज़ों को पूरे कर सकें। अच्छा, अब जाहिर है हर कोई ये कहता होगा कि हम कैसे किसी को दें, इतनी महंगाई का दौर है, हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने महदूद वसाइल के बावजूद इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है, ज़िया मियांवाली से इनका ताल्लुक़ है और कैसर हसन जो है इससे इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, माह रमज़ान में यतीम बच्चों के कपड़े ना सिर्फ मुफ्त वो सी रहे हैं बल्कि इन्हें ईदी भी दे रहे हैं। जो कपड़े ये सिलाई करते हैं उसमें 200 रुपये ईदी डाल के उन बच्चों को आगे वो गिफ्ट भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है जो कि हमारे सामने है और इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो कैसर हसन आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वालिद साहब का ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया कैसर, आपने हमें वक्त दिया। कैसर, ख्याल कैसे आया आपको कि इस तरह यतीम बच्चों के लिए कपड़े आपने सीने हैं और उनको इस तरह से ईदी देनी है? सर, ये 2018 की बात है जब मेरी दुकान पर 2 इंतहाई गरीब ख़वातीन आई और उन्होंने कहा कि हमने 2 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई करवाने हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि ठीक है, हम आपको कपड़े सिलाई कर देंगे। और जब वो वापस कपड़े लेने आई तो मैंने जब उनको कपड़े दिए तो उनकी खुशी देखकर और उनके बच्चों की खुशी देखकर मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि आइंदा हर यतीम बच्चे के कपड़े मैं फ्री सिलाई करूँगा। माशाल्लाह। तो कैसर, ये कैसे मालूम होता है आपको, जिस तरह वो तो चलो ख़वातीन आ गई, उन्होंने कहा कि वो यतीम बच्चे ज़रा परेशान भी थी, अब ऐसे में क्या आसपास के इलाके में लोगों को मालूम हो चुका है ये कि अच्छा आप इस तरह उनके कपड़े मुफ्त सी देंगे तो बता देता है अच्छा ये यतीम है तो इसके ज़रा हालात ऐसे हैं कि आप इसकी मदद इस तरीके से कर दीजिए? मैं ये गुज़श्ता 6 सालों से यतीम बच्चों के कपड़े फ्री सिलाई कर रहा हूँ और इसका तरीक़ेकार ये है कि जो भी यतीम बच्चा हमारे पास आता है हम उसके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे का बेफार्म लेते हैं और उसके बाद हम उसका अपनी फाइल में इंदराज कर लेते हैं। फिर 1 साल से लेकर 18 साल तक हम उसके कपड़े फ्री सिलाई करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ा निज़ाम एक बना लिया ना। 18 साल तक, वो 1 साल से लेके 18 साल तक आप वो कपड़े सिलाई उन बच्चों के करते रहते हो और आपने क्राइटेरिया एक सेट कर दिया कि वेरिफिकेशन के बगैर आप नहीं ले रहे होते। बिल्कुल। अब कैसे, कितने बच्चे हैं ऐसे, आपने डेटा पूरा बना लिया कि जो आता है आपने 18 साल तक सीने हैं, अब ऐसे में कितने बच्चे हैं जिनका आपने इंदराज कर लिया अपने रजिस्टर में कि अच्छा ये वो बच्चे हैं इस इलाके के जो यतीम हैं और उनकी इस तरह से मुझे सपोर्ट करनी है? इस रमज़ान में हमने 120 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई कर लिए हैं और भी हमारे पास यतीम बच्चों के कपड़े आ रहे हैं। 25 रोज़े तक यतीम बच्चों की बुकिंग जारी है। अच्छा, और ऐसे में ज़रा एक आप स्पेशली रमज़ान की बात करें तो टेलर्स के पास वैसी टाइम नहीं होता क्योंकि ज़रा बहुत ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ऐसे में आपने वो ऑर्डर्स लिए हुए हैं जिनसे आपको पैसे भी नहीं आने, तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है। आप साथ इसमें ईदी भी डालते हैं उनकी जेब में कपड़ों की? जो भी यतीम बच्चा हमारे पास कपड़े लेने आता है तो हम उसको सिलाई के साथ 200 रुपया ईदी भी देते हैं। और आसपास के जो लोग आपके घर वाले, आपके जितने जान पहचान वाले हैं जिनको ये मालूम है कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं, वो कितना पसंद करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? सर, आसपास के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के, वो मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मेरी करते हैं, इससे प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो ऐसा किसी ने नहीं किया। माशाल्लाह, जबरदस्त। और कैसर, आप ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि आपकी इतना प्यारा काम बहुत से और लोग भी इस तरीके से करें, दर्जी हो या कोई भी हो, कि जो स्किल उनके पास है वो इस तरीके से उसकी मदद कर सकें जो भी जिसको ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं सब जो हुनरमंद है मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हुनर से यतीम, मसाकीन, नादार का हिस्सा निकालें और उनकी मदद करें। और ऐसे में ज़ाहिर है जब मुश्किल हालात हों, महंगाई का दौर हो, ऐसे में तो अब बड़ी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, लेकिन आप उसमें दे रहे हैं, तो कभी ये ख्याल आया दिल में कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इस तरह अगर मैं अपना सारा वक्त लगा दूंगा इन कपड़ों की सिलाई में जो कि मैं दे रहा हूँ और मुझे पैसे भी नहीं आएंगे तो मुश्किल होगी मेरे लिए, ऐसे कभी कोई ख्याल आया? सर देखें, हमारा तो थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है और हमारे पैसे, और इसके बदले में हमें करोड़ों की नेकियां मिलती हैं जो हमारे लिए खुश।
बिल्कुल, बड़ी प्यारी सोच। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिविटी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब के अंदर हो, जहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किसी की हेल्प कैसे करें। तो ऐसे में स्किल्स हर शख्स के पास होती हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो स्किल आपके पास है उसको यूटिलाइज करते हुए अपने इर्द गिर्द जिस मर्जी कैपेसिटी में, मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि आप भी ईदी भी डालें 200 रुपये या आप ऐसे भी करें, छोटे से छोटा काम भी अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जाहिर है इसकी एक बेहतरीन मिसाल कैसर हमारे सामने है। कैसर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के बारे में। इशू पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये बन जाता है इशू, बच्चों के लिए बन जाता है। और ऑब्वियसली बच्चों के लिए इशू है तो पेरेंट्स के लिए भी बन जाता है। अच्छा, तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी में एक्सेल भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो बड़े पोलाइट भी हों, बड़े अच्छे भी हों। ऐसे ही है। और बाज़ वक़्त वालिदैन भी कहते हैं बच्चे सारे सेक्रीफाइसेस भी करें जो हम चाह रहे होते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ पर ऑब्वियसली जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं पेरेंट्स, जिनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चों की शख्सियत पर, उनकी ज़िंदगी पर इसका कितना मनफी असर पड़ेगा। अब वो कौन सी गलतियां हैं? अब एक गलती तो है सख्त रवैया, तुम ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे क्या कर दिया तुमने, हर बात पे सख्त रवैया। इनफैक्ट शुएब, अगर कोई गलती हो, कोई चीज़ बच्चे से टूट भी जाती है ना, तो उसमें भी बच्चे को फौरन डांट देना, अब वो उसके लिए ट्रॉमा हो जाता है और नेक्स्ट टाइम उससे कोई गलती होती है वो आपको बतानी नहीं करता। मैंने एक वीडियो देखी सबीन, उसमें हुआ ये कि दिखाते हैं पहले कि एक माँ घर में दाखिल होती है, देखते हैं बच्चे ने जूते उस जगह पे नहीं रखे जहाँ रखने चाहिए थे। वो डांट के कहती है तुमने जूते यहाँ पे क्यों नहीं रखे, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है, तुमने घर में गंद मचाया हुआ है। 7, 4, 5, 6 जुमले और डाल दिए, राइट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यही माँ इस तरह कहती कि बेटा आपके शूज, यानी चूंकि उसने पहले कई दफा कहा होगा, बच्चे को एकदम रिमाइंड भी आ जाता है, क्लिक, जैसे आपने तरीके से कहा बच्चे शूज, बच्चा आएगा, शूज अपनी जगह पे रखेगा, उसने जब एक्ट किया तो वो आइंदा भी करेगा। वेरी नाइस। और देखिए शुएब, अब ऐसे में बच्चे ज़ाहिर है डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, और फिर डिप्रेशन मेंटली है, वो फिजिकली भी होगा, वो आपके ऊपर भी आएगा, वो एक दिन लोगों के ऊपर भी आएगा, उसकी पर्सनालिटी मुतासिर हो जाएगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वजिया ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे में ऑब्वियसली आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, वजिया से बहुत सारे सवालात हम करेंगे, क्वेश्चंस आप भी करेंगे, जो आपके घर के मसले हैं, आपके बच्चों के इशूज़ हैं, तो हमें कॉल करें। वजिया हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा वजिया, सबसे बड़ा जो मसला है वो पेरेंट्स का सख्ती करना है, बच्चों पे गुस्सा करना। अच्छा, ये जो टॉपिक है मैं जैसे पहले भी शेयर करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है, राइट। एक तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं ना जो ट्रॉमास बड़े लेवल पे हैं, जिनका हमें आइडिया भी है, लेकिन इनका हमें आइडिया इसलिए नहीं होता है क्योंकि रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम ये कर रहे होते हैं, नॉर्मलाइज हो गया। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या है कि जब ये पैटर्न होता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बॉस ने डांटा तो हस्बैंड का मूड खराब है, हस्बैंड का मूड खराब है तो वाइफ का है, वाइफ का है तो बच्चों का है, तो वो एक चेन बनती है, राइट। सो सेम इसी तरह से पर्सनालिटीज़ की भी चेन बनती है, बिहेवियर्स की भी चेन बनती है। अब रोल मॉडल पेरेंट्स होते हैं घर में, दादा दादी, नाना नानी, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, रोल मॉडल होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, मदर की स्पेशली बात की, बच्चा अगर ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव नहीं भी है, अगर उसकी लर्निंग का स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है पिक करने वाला, तो ये तो आपने वो बात की ना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो हर बिहेवियर पिक कर रहा होता है। इवन के फॉर एग्जांपल एक बच्चे की एग्जांपल देती हूँ, वो क्लिनिक में ये बात बोल रहा था, बेटा आज जो खेल रहा था रोल प्ले, बेटा आज जो रोटी पक गई, शाबाश मेरा बेटा खा लो। अब वो 3.5-4 साल का बच्चा है, राइट, तो वो दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, हमने प्ले स्टाइल रखा, वो एग्जैक्ट प्ले स्टाइल लड़का होकर अपनी माँ का ले रहा था, मदर का रोल प्ले कर रहा था। सेम इसी तरह से कई दफ़ा बच्चा एग्रेशन जो है सेम अपने फादर वाला ले लेता है, ठीक है, सेम वही वर्ड्स वही चीज़ें, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चा जो है उसको चैनलाइज नहीं कर पाता, तो वो इंटेंसिटी डबल होती है बच्चे की, ठीक है। इसी तरह पेरेंट्स कहते हैं कि ये हम तो घर का माहौल अच्छा रखा है फिर भी बच्चा ऐसे बिहेव करता है। अब वो घर का अच्छा माहौल पेरेंट्स इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कभी फैसिलिटीज़ हैं, यस सारी फैसिलिटीज़, और कभी कभी गुस्सा करते हैं। अब उनको नहीं पता कि वो डेली जिस तरह घर में आते हैं, एंटर होते हैं ना, बच्चा आपको स्कैन करना शुरू हो जाता है। वो जो आपका रवैया जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल नहीं है। मुझे कॉलर भी है, सारा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। चले आप बहरहाल कॉल करें तो 1-8 मिनट आपको वेट करें क्योंकि बात मुकम्मल मैंने करनी है गेस्ट की। एग्जैक्टली। तो वही हम रोल मॉडल की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से फादर घर में एंटर हुए, किस तरह से उन्होंने टीवी ऑन किया या अपनी वाइफ से कैसे बात की या बच्चे को कैसे बुलाया, बच्चे को कैसे मुखातिब किया। तो मतलब मुझे ये हुआ कि स्पेशली जब आप घर जाएं, जब आप बाहर से जा रहे हैं, चाहे आप जॉब
करते हैं, चाहे वैसे बाहर से किसी और फ्रस्ट्रेशन से आप आए, क्योंकि आजकल तो अगर आपसे शॉपिंग करने भी जाएं तो फ्रस्ट्रेशन से ही वापस आते हैं जितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब ऐसे में घर दाखिल होते कि जरा कूल काम रिलैक्स ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एग्जैक्टली, स्पेशली जब बच्चा वेट कर रहा होता है ना, बच्चा वेट कर रहा होता है कि फादर आएंगे। आपका कितना ही बुरा दिन गुजरा है या कितनी ही कोई हैपनिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में पूरे दिन में, आपको घर में ऐसे एंटर होना है कि बच्चे को बस लगे कि परफेक्ट हैप्पी लाइफ है, परफेक्ट लाइफ है। वो जो इमेज बच्चे के माइंड में स्टोर होता है ना डेली जब फादर आते हैं, उनके माथे पे बल तो नहीं है, थके हुए तो नहीं, आके बैग तो नहीं रख दिया, या डिमांड्स तो नहीं करने लगे मुझे खाना दें, या ना फ़ौरन से डिमांड स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा भी फिर डिमांडिंग होता है। इसी तरह क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, अगर एंटर होते क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया कि अभी ये नहीं सही पढ़ा है, ये खराब है, बच्चा भी वो क्रिटिसिज्म लर्न करता है। इसी तरह से जब फादर घर में एंटर हो, मदर का क्या एटीट्यूड होता है? मदर डरी हुई है या मदर बच्चों को कह रही है शोर नहीं मचाना, टीवी बंद कर दो, आराम से बैठ जाओ। ये वो चीज़ें जो डेली चेन बनाती हैं। हम बड़े लेवल पे भी नहीं आ रहे, छोटी छोटी चीज़ों की बात करें। एक कॉलर है सईद रशीद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज अच्छे हैं। आपके मिजाज कैसे हैं? मेरे तो ठीक है। मैंने एक कंप्लेंट आपके प्रोड्यूसर को लिखवा दी है टाइमिंग पे। मैं बच्चों के सिलसिले में पूछ रहा हूँ, इतनी एडवांसमेंट है, इतना कुछ है, और मेरी बेटी भी पीट्स की स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है इंग्लैंड में। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ मोहतरमा से कि इतनी एडवांसमेंट, इतनी रिसर्च, इतनी ये हो गई है, उसके बाद मुझे ये बताइए कि आजकल के बिहेवियर के बच्चों में और आज से 40 साल जब ये सब कुछ नहीं था, बच्चों में क्या डिफरेंस है? पहले के बच्चों में इतनी अवेयरनेस, इतनी चीजें नहीं थी, उसके बावजूद वो बच्चे आज बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, और इतनी अवेयरनेस होने के बाद फिर आप इस तरह के बिहेवियर और चीजों को नोट करने के बाद क्या रिजल्ट्स में फाइनली क्या हमने अचीव किया है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? अच्छा देखिए, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अवेयरनेस की बात है तो ये अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है कि उनके जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनको वो कह रहे हैं वो सक्सेसफुल भी हैं, वो सब कुछ है। हम इस वक्त करियर की तो बात नहीं करें, हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें। आप अगर 40 साल के और आपके बच्चे बड़े हैं, तो आप क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है? आप उनकी ज़िंदगी को असेस कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि हमारे बच्चे बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिनको अभी तक वो केटर कर रहे हैं, जिनसे वो डील कर रहे हैं। आपको क्या पता कि वो कितने साइकोलॉजिस्ट के सेशंस ले रहे हैं अभी जाके साइकोलॉजिस्ट के पास। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन वैलिड है, बट एट द सेम टाइम हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबीन, इतना वैलिड क्वेश्चन आपने इसी के साथ रिलेट किया है कि ज़्यादातर जो आते हैं, एडल्ट्स आते हैं या मिडिल एज के लोग आते हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा ट्रॉमा अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। और अवेयरनेस, डेफिनेटली अवेयरनेस तो जितनी रखें कम है, राइट? हम ये कह देते हैं कि टीवी है, बातें हो रही हैं, बट डेफिनेटली वो जो 1 to 1 होती है ना डिस्कशन, जो हम अपने मसले की डायरेक्ट किसी से बात करते हैं और उसकी डिस्कशन लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो ये कह दिया जाता है कि हमने तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, पेरेंट्स का तो ये जहन में होता है। अब अवेयरनेस में देखा जाता है कि अगर मिडिल एज की बात करें या 40 ईयर प्लस 30 ईयर प्लस की बात करें, कितने सेशंस ले रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, शादी के बाद ज़्यादा इश्यूज आते हैं। जब आपको 24/7 एक पार्टनर के साथ रहना है, तब एक पार्टनर के जब आप स्कैनिंग में आते हैं ना, तो फिर आपके ज़्यादा इश्यूज सामने आते हैं, या फिर आप पेरेंट बनते हैं। इन 2 रोल्स के अंदर ना ये खतरनाक जो चीज़ें हुई होती हैं, ये खतरनाक रोल्स फिर आप प्ले करते हैं, जिसमें आप अब्यूजिव भी हो जाते हैं। हमने बड़ा सुना हुआ है कि बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा इमेज है, वाइफ को अब्यूज करते हैं। या ये कि शादी से पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया? यस, तो वो यही है कि जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं या अनहील्ड जो पेरेंट्स होते हैं, वो फिर पेरेंटिंग या पार्टनर के रोल के अंदर बहुत गड़बड़ कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर वो चेन बनती है, क्योंकि हर कोई ट्रेन तो नहीं होता, या ना किसी को पता होता है कि किसी के क्या ट्रॉमास हैं, ठीक है। और फिर उसमें एक चीज़ ये है कि अच्छा, इस ट्रॉमा को पिक करने की मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जब आप बार बार कंप्लेन करना शुरू कर देना कि मेरी मदर ने मेरे साथ ये जुल्म किया, मेरे फादर ने जुल्म किया, या मैं ऐड करूँगी बच्चों के सामने नहीं ये बोला। बच्चों के सामने जब आप ये बोलते हैं ना, तो बच्चा जो है पेरेंटिंग की एक दूसरा रुख देखता है। आप कई दफ़ा मैंने पेरेंट्स को देखा है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी हील्ड वर्जन को बच्चों के सामने रखा है, लेकिन कंप्लेन्स अपने पेरेंट्स की हमारे वक्तों में तो ऐसा था, हमने तो ऐसी जिंदगी गुजारी, वो दौर भी मुख्तलिफ था। वो उस टाइम पर जॉब की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो बड़ी मुख्तलिफ होती थी, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट, इसके अलावा इन्फ्लेशन की, अगर देयर सो मेनी थिंग्स। मैं इसमें ऐड करता हूं, आपकी हिम्मत ताकत बहुत ज्यादा थी, हमारी जरा कम है। हमारी नहीं है, हमारे साथ वैसे डील करें। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
हाँ। और ये जो है ना, जो आप दे रहे हैं ना, उसकी भी ग्रेटफुलनेस नहीं आती है बच्चे में, क्योंकि उसको अब वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या सही है, वो टाइम सही है, ये टाइम सही है। ठीक है, तो आई थिंक टाइम वो भी सही था और टाइम ये भी सही है। उस वक्त का तकाजा कुछ और था और इस वक्त के डायनामिक्स और हैं। तो हमें इस वक्त के हिसाब से बात करनी है, चूंकि जरा हमें हाल में रहना है। यस, ट्रू। और हाल हमें बता रहा है कि हमारा हाल बेहाल है, उसको हमें ठीक करना है। हम हालो बेहाल तो हो चुके हैं। क्या वजह ये भी होती है कि चूंकि आपने अपने बचपन में जो माहौल देखा होता है वही आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं जब आप उस रोल में आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें ये कि एक तो ये कि आप रेप्लिकेट करते हैं, दूसरा ये कि आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाते हैं। हाँ। कि जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो नहीं। अच्छा, ये नेचुरली होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 भाई हों, सेम माहौल में ज़ाहिर वो रहे हैं, सेम डांटे मारे खाई हैं, लेकिन जब वो उनकी शादी हुई है और उनके बच्चे हुए हैं तो उनके घर में माहौल डिफरेंट है। कोई सख्त है तो कोई बहुत नरम है, कोई बच्चे से बहुत ही, मैं कहता हूँ, लोलो पोपो कर रहे हैं और कोई सही टिका के रखा हुआ है। हालांकि देखिए सेम परवरिश हुई है इनकी। हाँ, और आप ये भी नोट करें, इसमें फिर एक्सट्रीम्स भी आते हैं। Yes. बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, ये एक्सट्रीम्स आपने बताए हैं। देखिए, हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती है, बैलेंस पेरेंटिंग ज़रूरी होती है। गुड पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे, या परफेक्ट पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे। आपको बच्चे की पर्सनैलिटी और अपनी भी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता है एट टाइम्स। लेकिन अगर हम उसको कंपेरिजन में रखें ना, या ये रख लें कि आजकल ज़माने में क्या हो रहा है, या हमारे ज़माने में होता था, तो आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, उसको लूज़ कर जाते हैं। उसमें मिस्टेक ज़्यादा होती है। शायद एक वजह ये भी है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा, वो जो बच्चा है ना, वो एक पपेट है, वो करे जो मैं कह रहा हूँ, वो उस तरह से रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे जैसा मैं सोचता समझता हूँ, मेरी दानिस्त में ये सही है। लेकिन शायद होना ये चाहिए कि आप उस बच्चे के लेवल पर जाएं, उस लेवल पर जाके चीज़ों को एनालाइज करें, समझें, उन हालात को अंडरस्टैंड करते हुए कि अच्छा, अगर आप उस बच्चे की जगह होते इन हालात में तो आप क्या रिस्पॉन्ड करते। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ज़्यादातर जो लोग अब अवेयरनेस जिनमें है, वो लोग अपनी बाकायदा चाइल्डहुड थेरेपी कराते हैं, इनर चाइल्ड थेरेपी इसको कहते हैं। और इसमें अक्सर लोगों के ट्रॉमाज होते हैं, अक्सर लोगों के। इनर चाइल्ड थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो 40 ईयर्स 30 ईयर्स प्लस हैं, उसमें ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट अच्छा रोल प्ले करें। इट्स अबाउट कि आप खुद भी अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत अहम बात है ये। इस पे भी अभी हम आएंगे जरा, क्योंकि ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज साहब साथ हैं, शौकत साहब साथ है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब, कैसा माहौल घर पे है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैंने पूछना ये था मैडम से कि एक मेरा बेटा है, 8-9 साल उसकी उम्र है, तो जी। वो गुस्से वाला है, तो उसको अगर खाना पीना भी, हम कहते हैं ना कि खाना पीना वक्त पर खा लें, तो गुस्सा बहुत कर जाता है। ये पूछना था हमने मैडम। अच्छा, और बच्चे भी हैं या एक यही बेटा है? नहीं, 3 बेटे हैं मेरे, 3 बेटे। अच्छा, बाकी गुस्सा नहीं करते, एक ये गुस्सा करता है। वाला 8-9 साल उसकी जो उम्र है ना, वो बहुत गुस्सा कर जाता है। हम उसको कहते हैं कि वो चीज खा पी लें, तो फिर भी वो गुस्सा कर जाता है। ये जो गुस्सा करता है, ये सबसे बड़ा बेटा है? नहीं, ये छोटा है, बड़े से छोटा है। ये दरमियान में है, ठीक है। और इसमें कितने अरसे से आपने इसका यही रवैया देखा है? ये पिछले तकरीबन को 3 साल से ऐसा करता है। आप कुछ सवाल करना चाहती हैं वजीर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन मेरा है कि इस बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है? शुरू से ही ऐसी है, गुस्सीला है, सेंसिटिव है? नहीं मैडम, शुरू से तो बिल्कुल ठीक था वो ना। वो तकरीबन पिछले को 3 साल से ना, अब उसको हम कहते हैं कि ये चीज खा लें, नाश्ता कर लें, जब सुबह सुबह उसको नाश्ते के लिए कहते हैं, बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है, माइंड कर जाता है। बच्चे को बहुत ज्यादा स्क्रीन तो नहीं 2 सालों में मिली है कि बच्चा बहुत आइसोलेशन में रहता हो, स्क्रीन यूज करता हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये मिडिल चाइल्ड है, तो इनका अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ कैसा बिहेवियर है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो खेलता भी उनके साथ है, बिल्कुल खाता पीता भी उन्हीं की तरह देते हैं, लेकिन वो खाता कम है। जब उसको बोलते हैं कि खाना अपना वक्त पर खा लें, ये काम कर लें, तो वो गुस्सा कर जाता है। उसको ज्यादा मसला सिर्फ खाने का है, खाने की बात पे गुस्सा करता है या ओवरऑल भी गुस्सीला ही है? ओवरऑल भी कर जाता है, लेकिन वो मोस्टली जो ना, वो खाने के टेबल पर वो हमसे थोड़ा गुस्सा ज्यादा कर जाता है। आप पूछते क्यों नहीं उससे उसने क्या खाना है? हम तो कोशिश करते हैं बच्चे को कुछ ना कुछ लाजमी तो वो खा के वो नाश्ता करके स्कूल जाए। और ज़ाहिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बन रहा है, तो रोज की बुनियाद पे अगर ऐसी कोई चीज है, देयर मस्ट बी रीजन। घर में कंपैरिजन
ना मेरे ख्याल से कॉल पे हैं, आई थिंक। आप कॉल पे हैं अभी शौकत साहब? जी जी कॉल पे हैं। अच्छा, कभी आपने कंपैरिजन तो नहीं किया बच्चों में? अच्छा वो देखो वो तो अच्छे मूड में रहता है, वो तो बात मानता है, तुम नहीं मानते। वो तो खा लेता है, तुम नहीं खाते। हो जाती हैं ऐसी बातें, तो हो जाती हैं। हम उसको बोल देते हैं कि वो आपका छोटा भाई जो देते हैं वो ज्यादा खा रहा है, आप तो खाते नहीं हो। ऐसी बातें हो जाती हैं। पढ़ाई में कैसे हैं ये बाकी भाइयों की निस्बत? पढ़ाई में ठीक है, बिल्कुल इक्वल ही है जैसे कि दूसरे भाई हैं, इस तरह के है। वैसे शरारती ज्यादा है दूसरे लोग बच्चों से ना, वो शरारतें ज्यादा करता है, शोर भी ज्यादा करता है, शरारतें ज्यादा करता है। अपनी मामा का कहना है वो बहुत कम मानता है। मैं चला जाता हूँ घर तो थोड़ा सा ना वो उसको हैंडल करता हूँ। और वैसे बाहर घूमने फिरने जाते हैं आप सब इकट्ठे? बच्चे की भी ख्वाहिश हो ले जाने की? एक दिन जाते हैं। अच्छा, ठीक है, हफ्ते में एक दिन तक ठीक ही है, सिवाय इस बात जो कंपैरिजन वाला पॉइंट। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो मिडिल चाइल्ड है वो वैसे ही हमने काफ़ी पढ़ा है मिडिल चाइल्ड के बारे में, निगलेक्टेड ही फील करता है वो, राइट। और उसमें ये है कि वो सैंडविच इसलिए बन जाता है कि उसको दो एग्जाम्पल्स लेफ्ट और राइट उसके आ जाती हैं, ठीक है। और स्पेशली खाने पे मैं ऐड करूँगी कि बच्चों की मोस्टली पर्सनालिटी खाने की जो पैटर्न उन पे ख़राब होती है। क्योंकि खाना डेली लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप बच्चे को दे रहे हैं, उसमें अगर आप कांस्टेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बेसिक नीड के ऊपर, पढ़ाई और खाना, उससे बच्चे की पर्सनालिटी में यूजली एंगर देखा गया, रिपोर्ट किया गया है। और कंप्लेन, ऐसे बच्चे कंप्लेन बहुत करते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते क्योंकि वो चीज़ों की खुशी का एहसास नहीं ले पाते। तो खाना हमारी बेसिक नीड है, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे से क्वेश्चंस कर लें, ठीक है, आपका दिल नहीं कर रहा या क्या वजह, आप अब भूख नहीं लगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वक्त जब अच्छा मूड हो, बैठे उसके साथ, उससे पूछें हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर तुम्हारा मूड किस वक्त खराब होता है तो जरा बताओ तुम क्या फील करते हो, हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक आप जब बात करेंगे बात बन जाएगी। और मैं ऐड करूंगी, इन्होंने कहा 2 साल, इट मीन 6 ईयर्स, 6 ईयर, अभी 8 ईयर्स के हैं तो 6 ईयर से इशू आया है। तो अगर 5 से 6 साल में कोई इशू आना शुरू, वो क्लियरली पर्सनालिटी का इशू होता है। बिल्कुल, तो बच्चे की थेरेपी की बहुत ज्यादा बात करने से हल हो जाएगा। उन्होंने एक इशू बताया तो उस पर मैं ही रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएं, बच्चे के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, आस्क हिम कि क्या फील करता है वो। आई थिंक ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। वजह थैंक यू साथ मौजूद थे साहब, मौजूद पे हमसे गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आप अपने मालिक मकान से या अपने किराएदार से तंग हैं? यानी किराएदार होगा तो वो जरूर मालिक मकान से मुताल्लिक कोई ना कोई किराया रखता होगा। मेरी तरह लकी बहुत कम होते हैं जिनको अच्छा मालिक मकान मिल जाए, अदरवाइज अभी तो आप यही कहेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्ट सीरियस नोट ये बात कर रहा हूँ, ऑनेस्ट सीरियस नोट हमेशा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबीन, हम आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि नहीं जी हमारा मालिक मकान बहुत तंग करता है। अच्छा, एट द सेम टाइम मालिक मकान भी हमारे किराएदार बहुत तंग कर रहे होते हैं, और समथिंग जो दुकानें आपने किराए पे दी होती हैं, कहते हैं दुकानदार जो किराएदार है ना बहुत तंग करता है। अच्छा, अब ऐसे में जो रेट्स होते हैं वो भी अपने लिहाज से हर किसी ने डिसाइड किए वो तो आपने अगर एक दफा रेंट पे लेते हुए डिसाइड कर रहे तो वो तो फिर आपने खुद अपनी मर्जी से किया है ना। हाँ, लेकिन जो दे रहे हैं ऑब्वियसली वो जो एरिया है उस एरिया का भी तो कुछ ना कुछ डिफाइन होगा ना, ना लेना ये तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ना लें। अरे फिर लोग जाएं किधर कि ऐसे ऑप्शन से आप ये दे रहे हो, ऑप्शंस खत्म हो गए ना। नहीं लेंगे तो वो रेंट उसके हिसाब से नीचे आ जाएगा। इसी बारे में बात एक और है, बात ये सबीन कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब दिल करता है वो कहते हैं जी आप रेंट बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार, उसने पूरा एक दुकान में अपना सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, पूरा एक माहौल उसका क्रिएट हुआ होता है, इसमें पैसे लगते हैं फॉर श्योर। अब उसमें अगर 6-8 महीने बाद वो दुकानदार का जो मालिक मकान है वो कहे आप खाली करें मेरी दुकान या किराया बढ़ाएं, सही बात है, है। सोचेगा या मैं किराया बढ़ा देता हूँ वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा, तो वो किराया बढ़ा देता है। अब ऐसे में जाहिर है हमारे कानून में कोई ना कोई चीजें जरूर होंगी ऐसे कौन से हमारे लॉज है जिनका लोगों को पता ना बहुत जरूरी है, चाहे वो किराएदार है चाहे वो मालिक मकान है। तो बड़ा जरूरी होता है कि किस तरह से आपको अवेयरनेस हो ताकि आप उसको काउंटर कर सकें। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमने वकील बुला लिया इधर, इस वक्त है जी लॉयर है वजी हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अगर आप तंग हैं किसी से और आप कॉल करके राय लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वजी आपको उससे मुतालिक राय देंगे कि आप किराएदार मेरा मतलब यही था वजी की जिंदगी बड़े यही था, किराएदार या मालिक मकान किसी और से तंग है तो भाई उनसे बात करें या अम्मी से बात करें। सही बात है, अपनी अम्मी से। अच्छा वजी, बेसिक लॉज क्या हैं? बेसिक लॉज पाकिस्तान में ऑब्वियसली हर प्रोविंस का अपना एक रेंट का लॉ है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर प्रोविंस के पास अपनी पावर है टू लेजिस्लेट ऑन लॉज,
ठीक है। सो अब जैसे अगर मैं बात करूँ चले पंजाब की और इस्लामाबाद की, तो दे आर लॉज, ठीक है। यूजली इसमें रेंट एग्रीमेंट में पावर्स दी जाती हैं, दोनों के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिस्कस होते हैं, टेनेंट्स के एंड लैंडलॉर्ड्स के, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ है जो हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं वो है कि रेंट जो है एग्रीमेंट वो रजिस्टर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहाँ पे? बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार, जब सब रजिस्ट्रार होता है रेंट का, उसके पास आपका ना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेट करती है ना आपकी, उसी एरिया के जिसके पास जुरिस्डिक्शन बनती है, रेंट कंट्रोलर हो गया, जिसको रेंट कंट्रोलर भी कहते हैं आम लफ्जों में, तो उसको रेंट रजिस्ट्रार भी कहते हैं। तो ये बात पता ही नहीं है। तो बस, हालांकि दिस इज़ द लॉ, ये एक चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता यह है कि अगर आप रजिस्टर ना कराएं और आपको डिस्प्यूट हो जाए तो आपने तो जाना तो रेंट कंट्रोलर के पास, आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाते। हर एरिया का एक रेंट कंट्रोलर होता है, हर एरिया का जिसके पास जुरिस्डिक्शन है प्रॉपर्टी की। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में जैसे ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड है, ठीक है, पोर्ट्स वाइज, तो ईस्ट का रेंट कंट्रोलर अलग होगा, वेस्ट का रेंट कंट्रोलर अलग होगा, ठीक है। सो वो सारी पावर्स उनके पास है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज ईस्ट की आती हैं उसके पास, वो रेंट की उसके पास होंगी, डील करेगा। डिस्प्यूट होगा जो वेस्ट का होगा, जो जैसे सेक्टर्स हैं वो सारा डील करेगा वेस्ट में। तो ये जो हम नॉर्मली जाते हैं स्टाम्प फरोश के पास और हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और हमारा लिए बस उतना ही काम होता है, एग्रीमेंट हो गया जी। अच्छा, इसके बाद का स्टेप ये है कि आपने रजिस्टर करवाना है रेंट कंट्रोलर के पास। उसकी वो अपने रजिस्टर में रजिस्टर करता है बाकायदा रेंट एग्रीमेंट को। यानी वो सिर्फ एक रजिस्टर कर रहा है, या वो ये भी गाइड कर सकता है कि अच्छा इसकी इतनी वैल्यू है मकान की, इसका इतना किराया होना चाहिए? नहीं, वो अपनी बताता है आपको पूरी चीज़ें, वो आपको समझाता है कि बेसिकली देखें रेंट जो है वो ऑब्वियसली लोग तो वही डिमांड करते हैं जो मार्केट में रेट चल रहा होता है मार्केट में, ठीक है। तो और वो उस हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है बाय द वे। अगर फॉर एग्जांपल है जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से रेंट कंट्रोलर आपको बताएगा कि इतने हिसाब से आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, आप उसके ऊपर आप पे करेंगे तो उसके हिसाब से वो आपका रेंट स्टैम्प पेपर बन जाएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट। एक तो हो गया कि स्टैम्प के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराना के पास, और फिर कहा जाता है कि क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप पुलिस जो भी इलाके की है, थाना जो वहाँ पर भी आप जाके कॉपी जमा कराएंगे। जी, उसमें यूजुअली होता है कि दिस इज़ नॉट अ लॉ एक्चुअली, बट इट्स फॉर वेरिफिकेशन फॉर द पब्लिक। जनरली अगर फॉर एग्जांपल या तो मैं अगर एक लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अगर एक टेनेंट को अपने प्रेमिसेस उसको देने हैं, ठीक है, तो मैं उससे पहले उसकी वेरिफिकेशन भी कराने का मैं हक रखता हूँ। हालांकि लॉ नहीं है, लेकिन इट्स अ जनरल नॉर्म, दे कैन डू दैट। कर ले तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड कैन बी अ कॉर्न आर्टिस्ट और द टेनेंट कैन बी द कॉर्न आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता कि कौन क्या है, तो आप वेरिफिकेशन कराना आपका हक है, आप करा सकते हैं, देयर इज नो बार, बट ये लॉ भी नहीं है, लेकिन आप कराएं ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा तरीके से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, वैसे अब ऐसे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है और कोई अगर 6 महीने गुजरे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने के बाद जिस तरह सिचुएशन बताई कि जी दुकान है या घर है उसका किराया आप बढ़ा दें, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप फिर खाली करवाओ। ऐसी सूरत में क्या, क्योंकि देखिए अब अगर लैंडलॉर्ड है वो तो अगर किराए की ना भी रखे शर्त, तो उससे तो ये कहना है कि आप 1 महीने में खाली करें, 2 में, तो वो करना तो आपको पड़ेगा फिर भी। अच्छा, बात ये है ना दरअसल कि जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं ना, तो दोनों पार्टीज को ना एक चीज़ बहुत सोच के करनी पड़ती है कि आप जो लिख रहे हैं उससे आपने एग्री करना है, अबाइड करना है, ठीक है। क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकली आप बाइंड है, दोनों पार्टीज बाइंड है। लैंडलॉर्ड की जो राइट्स होंगे वो उसने अपने सारे राइट्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे आपका सवाल था कि अगर रेंट जो है इंक्रीज करना है, वो एक सडन इंक्रीज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उस एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज लिखी है कि हम इतने टाइम बाद इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लिखा है, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें स्टेप्स में अगर मैं डिवाइड करूँ, पहले तो ये है कि रेंट एग्रीमेंट में आपने सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि प्रॉपर्टी है कौन सी, कहाँ पे है, क्या साइज़ है, कौन सी चीज़ आप किसको रेंट पे दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है जिस पे आपके सवाल का जवाब आता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट वो क्या है। जितनी ड्यूरेशन है आप उस पर बाइंड हैं, चाहे साल की है चाहे 6 मंथ्स की, मिनिमम 6 मंथ्स की होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप साल की होती है, क्योंकि साल से ऊपर आप कराएंगे तो वो प्रॉपर फिर आती है वो भी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस से भी उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जो साल है वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि साल उसमें क्लॉज आ जाता है कि आप 10% एनुअल इंक्रीज करा सकते हैं उस पर, ठीक है। तो जो एनुअल इंक्रीज की आपकी बात है ना कि 6 महीने बाद वो करा सकता है, इफ़ देयर इज अ क्लॉज इन दैट एग्रीमेंट वो करा सकता है। अच्छा, वैसे ही जो इंक्रीज वाला होता है, क्योंकि जब भी हम किसी स्टैम्प पेपर वाले के पास जाते हैं, स्टाम्प फरोश के पास, तो उन्होंने तो एक सेट पैटर्न चूंकि लिखा होता है, उसी को सिर्फ नाम शाम चेंज करते हैं और निकाल देते हैं, और उसमें लिखा होता है साल का और 10% बढ़ाना है। जी। हालांकि बेसिकली होता यह है कि पंजाब में यू कैन आप डाल सकते हैं क्लॉज 25% एनुअल इंक्रीज भी डाल सकते हैं, 25% डाल सकते हैं अंडर द लॉ। अब यही एक सोचने वाली बात है, लेकिन
ये जो वो टर्म्स हैं जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में नेगोशिएट अच्छा, कोई ना भी करते हैं, नो बाइंडिंग, मतलब उस तरह नहीं है कि आप करें, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप दोनों आपस में एग्री करते हैं वो आपको फॉलो करना है। अगर कोई ना चाहे कि कोई इंक्रीज करना ही नहीं है, वो भी बेशक ना करे, बिल्कुल मालिक मकान मान जाए तो, जो कि मानते नहीं है। अगर इतना अच्छा कोई सखी हो तो ऑब्वियसली जी, कोई बहुत जान पहचान वाला है, बात करना चाह रही थी। जान पहचान वाले आजकल जान पहचान की प्रॉपर्टी और इन चीजों में ऑब्वियसली कोई चीज मैटर नहीं करती। अच्छा, अब ऐसे में जो अक्सर जो है लैंडलॉर्ड्स ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी दुकान या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाए जी किराएदार जी। अब ऐसी सूरत में लॉ अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट में साइन कर रहे होते हैं ना, जब दोनों पार्टीज रीड करते हैं तो उसमें एक क्लॉज लिखा होता है, आप उसमें देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं, ठीक है, वो एडवांस रेंट के साथ ही आप जमा कराते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के ये कि यस यू विल बी देयर बाय द एंड, जब आप वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो प्रॉपर्टी की हालत वो आके लैंडलॉर्ड देखेगा कि आपने प्रीमिसेस ठीक रखे हैं, अगर नहीं रखे तो उसमें से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लेता है पैसे, जिस हालत में उसी हालत में वापस देने का जो है टेनेंट का जो है उसने वापस हर हालत में देनी है टेनेंट को, उस हालत में जिस हालत में उसने ली थी उससे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वजी, थैंक यू सो मच। बड़े बेसिक से ये प्रिंसिपल्स मैं कहूँगा इनको जो सेट हैं, जिसको आपने ज़ाहिर है समझना भी होता है और अप्लाई भी करना होता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। सिंध की बात करें और बिलखुसूस अगर हम कराची का जिक्र करें, अमन व अमान के ख़राब सूरत हाल, हमने कल भी इसका जिक्र किया था, चूँकि ज़ाहिर वज़ीर दाखिला साहब का बयान हो या फिर वज़ीर आला सिंध का बयान हो, चाहे फिर फैसल सब्ज़वारी साहब की तनकीद हो, ऐसे में ज़ाहिर हम ये देखते हैं कि जो अवाम है वो बहरहाल पिस रहे हैं, वो ये राय रखते हैं कि हालात ठीक नहीं है, वो राय रखते हैं कि आए रोज़ सुबह हो या शाम वो अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम होते हैं, नकदी से महरूम होते हैं, कोई अपने मोटरसाइकिल से महरूम हो जाता है और अफसोस से कहना पड़ता है कोई अपनी जान से चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हालात वहाँ पर हैं। और ऐसे में जो लीडरशिप होती है वो सेम पेज पे नहीं होती। आप सेम पेज पे नहीं हैं तो आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वज़ीर आला की तरफ से ये कहा जाता है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वज़ीर दाखिला कहते हैं जी हालात बिल्कुल कंट्रोल में, किसकी बात सुने और किसकी ना सुने, इस पर आज हम बात करेंगे। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के नामजद अपोजिशन लीडर शीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली खुर्शीद साहब, यूँ तो आपने चंद रोज़ पहले इस पर ज़ाहिर बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आपने इस मामले को उठाया भी, लेकिन ये जो बयानात आते हैं वो चाहे वज़ीर दाखिला साहब का बयान हो, फिर वो चाहे वज़ीर आला सिंध साहब का बयान हो, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना, ये हम माजी में चूँकि देखते भी आए हैं कि अच्छा वो उस वक्त ऐसे हुआ था और पहले ऐसे हुआ था और ये मसला और वो मसला, जिसने ठीक करना है सवाल तो ज़ाहिर उसी से होगा। अमन व अमान की सूरत हाल क्या आपको भी लगता है कि बिल्कुल जैसे ख़राब थी वैसे ही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ख़ासकर शहर कराची की आवाम जिससे जो भुगत रही है पिछले 10-15 सालों से, और उसका सिलसिला जो है अब पिछले कुछ अरसे में बहुत तवातुर के साथ बढ़ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है स्ट्रीट क्राइम का। और जहाँ तक बात आपने अपने इंट्रो में अभी इस टॉपिक के लिए कही कि वज़ीर आला जो है वो उनका बयान कुछ और आता है, वज़ीर दाखिला तो इंतहाई कोई मज़ाक खेज़ किस्म का बयान दे देते हैं। पॉइंट इज़ दिस कि ओनरशिप नहीं है, गवर्नमेंट ओन करती है ना चीज़ों को, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है? यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शहरियों को ओन करने को कोई हुकूमत तैयार नहीं है। अच्छा, कोई हुकूमत से मुराद ये होती है, वफाक में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस रही है, जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं वो जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है तो वो जितना भी अपना मलबा है मसाइल का वो उठा के पिछली गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू प्रोविंस ऑफ सिंध, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अभी वज़ीर दाखिला सिंध साहब जो हैं वो फरमा रहे थे पिछले दिनों कि जी मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं वज़ीर दाखिला बने। तो भाई इससे पहले 15 सालों से मुतलक़ुल अनान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है, वज़ारत दाखिला का कलमदान आपके पास है, लोग गाजर मूली की तरह मारे जा रहे हैं। यहाँ तो मैं जितने भी प्रोग्राम्स में गया हूँ, मीडिया से बात की है, मैं सब जगह यही बात कह रहा हूँ कि मैं तो अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन डाकुओं से, उन लुटेरों से कि खुदारा जो लूटना है लूट के ले जाओ। यहाँ तो सभी लूट रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को और बिलखुसूस कराची की आवाम को। खुदारा उनकी जानें तो नहीं ली जाए। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो पिछले सिर्फ 3 महीनों की बात करूं मैं तो 50 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। बिल्कुल, इस पर कोई जू नहीं रेंग रही है। प्रॉब्लम ये है कि एज अ लेमैन बात करें, कोई एक आम आदमी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बयानबाजियों से। अली साहब, क्या जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है?
देखिए 18वीं तरमीम के बाद तो इसमें कोई कलाम ही नहीं रहा है कि अगर वो जिम्मेदार है सर, फिर ये सवाल करने दीजिए कि वफाक में हरीफ और सूबे में हलीफ, ये क्या स्ट्रेटजी है? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। देखिए सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है, बट चूंकि कराची जो है वो एक आम शहर नहीं है, मुआशी हब है। वफाक पाकिस्तान में कोई 60% से ज़ायद रेवेन्यू कमा के देता है। प्रोविंशियल एक्सचेकर की अगर मैं बात करूं तो 95% से ज़ायद रेवेन्यू कमा के देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस मुआशी हब पे जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की तो बनती है। मैं तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ के, कल जैसे फैसल सब्जारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फैसल सब्जारी साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा है, वजीर दाखिला जो वफाकी वजीर दाखिला है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाके बात कर रहा हूं कि भाई जो डीजी रेंजर्स सिंध है, वो भी जरा देखें इस मामले को कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट को ठीक करने के लिए, चीजें बेहतर करने के लिए आप लोगों की भी मौजूदगी यहाँ पे मौजूद है। तो अल्टीमेटली नुकसान इस शहर में अगर कुछ खराबी होती है तो उसका नुकसान पूरे सर अभी भी क्या मामलात आपको सिर्फ बातों तक ही लग रहे हैं, बातों तक ही लग रहे हैं? जिस तरह आप भी बहुत बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी जमात भी बहुत बातें कर रही है, और इस तरह पीपल्स पार्टी की बात की जाए वो भी बातें करती दिखाई दे रही है। तो अभी आवाम सिर्फ बातें सुनती रहे या कोई उठ के कुछ करेगा? अभी कोई आवाज भी उठाएगा अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो? वेल, करने की जिम्मेदारियां हुकूमतों की है, और बहैसियत अपोजिशन सूबा सिंध में हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि हम इश्यूज़ को हाईलाइट करें, और डेट MQM इज़ ऑलरेडी डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। पहली बात। दूसरी बात, भाई पुलिस का महकमा मेरे अंडर थोड़ी है। अगर मेरे अंडर होता, ऑपोजिशन के अंडर होता, तो आपका शिकवा बिल्कुल जायज़ था कि भाई आप बातों के टूर्नामेंट बंद करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। सूबे में पुलिस किसके मातहत है? जो यहाँ पे बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो किसके मातहत है? तो सवाल भी उनसे बनेगा। तो सवाल सबसे बन रहा है, एज एन ऑपोजिशन आप अभी क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस हवाले से? देखें, जो जमहूरी तरीक़ेकार मौजूद है इस सूबे में, परसों हमने जो है वो इस पे तहरीक इल्तवा भी जमा करवाई है। हमने तहरीक इल्तवा जमा करवाई, हम स्पेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। हम असेंबली में भी इस इंपॉर्टेंट इशू, इस हॉट इशू पे बात करेंगे। और मैं तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें, इस शहरी सिंध में मेजॉरिटी जो स्टेक है वो MQM पाकिस्तान के पास है। मसाइल का अंबार, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची शहर की ख़राब है। तो भाई इधर के अवामी नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लेने में सूबाई हुकूमत को प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इसमें लोकल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है वफाक उन दोनों ने काम करना है। अब ऐसे में सेफ सिटी प्रोजेक्ट इतने साल हो गए सुनते ही आ रहे हैं, हो नहीं रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, मैं कोई मतलब ज़माने तालिब इल्मी सन 2008 से अगर मैं बात करूँ तो जी पुलिस जो है वो अंडर कैपेसिटी है, वेल इक्विप्ड नहीं है। भाई ये कितने सालों से और सुनेंगे, कितने सालों तक और आवाम सुनेगी? भाई यहाँ पे देखिए 18वीं तरमीम के बाद कोई 2000 अरब रुपए सूबे पर आते हैं। बजट आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो वफाक में सूबे में रखा जाता है तो वो हर साल उस पर इंक्रीमेंट होता है 15 से 20%। तो ये बात आप अपनी लीडरशिप से क्यों नहीं कहते? जो वफाक में तो साथ है ना सर उनके, वो वफाक में अगर साथ हैं तो जाहिर एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है। भले आप सूबे में ऑपोजिशन लीडर के तौर पे होंगे, लेकिन एटलीस्ट वफाक में साथ हैं। आप लोगों ने हुकूमत बनाई है वफाक में, तो ऐसे में जाहिर है ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करें, बात करें। कल ये हुज्जत भी तमाम हो गई। कल हमने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वफाकी वजीर दाखिला से बात की है, और हम इस पे जाके मुलाकात करके बात करेंगे कि भाई आप आइए कराची शहर में, वजीर आला सिंध से मुलाकात कीजिए, क्योंकि आप ही दोनों ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं जो जिम्मेदार हैं इस कराची में अमन को ठीक करने के लिए। लोग बहुत अहम बात और जाहिर है इसके लिए आवाज उठाना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि हमारे सामने है, लेकिन एज एन ऑपोजिशन आप बता रहे हैं कि आप आवाज भी उठा रहे हैं और आप ये मुकदमा आगे भी लेकर जाएंगे, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। रमज़ान और हम की इस ट्रांसमिशन में हमारा सेगमेंट क़ससुल अंबिया यानी अंबिया कराम के किस्से, और आज अल्लाह ताला के दो बरगज़ीदा पैगम्बरों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे। हज़रत उज़ैर और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन दोनों को बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस किया गया, और हम पिछली कई नशिस्तों से ये जिक्र कर रहे हैं कि बनी इसराइल पे जिस तरह से पैगंबर आए और जिस तरह के हालात उनको मिले, जो चैलेंजेस उनके थे, कैसे उन्होंने उनका सामना किया और कैसे हम उनके हालात से, उन वाक़यात से सीख सकते हैं।
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। 40 साल की उम्र में नबूवत अता की गई और आप अलैहिस्सलाम ने जालिम बादशाह बख्त नसर के मजालिम का सामना किया, एक तवील अरसे तक कैद रहे। कुरान मजीद के सूरत तौबा में आपका नाम आया है, जिक्र आपका हुआ है, जबकि हज़रत ज़करिया की बात करें इनका तज़किरा 4 सूरतों में किया गया है। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस के इमाम और एक रूहानी शख्सियत थे और आपका मज़ार मुबारक शाम के शहर हल्ब की मस्जिद ज़करिया में है। तो आज की इस नशिस्त में हमें स्कॉलर डॉक्टर खुरमिलाई ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, किन हालात में इनको नबूवत मिली? हमने जहाँ से अपनी आखिरी किस्त सेगमेंट ख़त्म किया था कि बख्त नसर ने हैकल सुलमानी को तबाह कर दिया और पूरे बनी इसराइल को कैद कर लिया, वो दर बदर फिर रहे हैं। तो हमारे जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है ये भी मुक़य्यद थे, असीर थे, और असीरी में बहुत जहानत पैदा होती है। जब आप किसी को कैद करते हैं तो पहले से ज़्यादा सोचता है, पहले से ज़्यादा गहराई में सोचता है, क्योंकि कैद आपको मजबूर करती है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आखिरकार 40 सालों बाद रहा होते हैं, बाहर आते हैं, तो आपके पास एक गधा होता है और थोड़ा सा कुछ खाना, अंजीर वगैरह, और आप गुजरते हैं और आप उन आबादियों को देखते हैं, उन वादियों को देखते हैं जो बिल्कुल तबाह कर दी बख्त नसर ने, और वहाँ इंसानों की हड्डियाँ, घरों के ऊपर मट्टी, वहाँ कोई रह नहीं रहा। आप हैरान परेशान कहते हैं कि अल्लाह ये बस्तियाँ कभी दोबारा भी आबाद होंगी, और ये कह के आप थोड़ी देर सस्ताने के लिए साइड पर रुक जाते हैं। इतने में ही अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्ते को कि आप इनकी जान कब्ज़ कर लें, इनकी रूह कब्ज़ कर लें, और उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। वो एक सवाल उठाते हैं कि अल्लाह तो इस बस्ती को, यहाँ के लोगों को जिनकी मैं हड्डियाँ देखता हूँ, कैसे दोबारा ज़िंदा करें, या कभी दोबारा ज़िंदगी भी आएगी? ये सवाल करने की देर है। और फिर वही बात जो हम असल लेसन्स देना चाह रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कि अल्लाह ताला तो आप मुझे ज़िंदा दोबारा कैसे करेंगे? यही सवाल उज़ैर अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो ये सवाल करने की काबिलियत पैगम्बरों के पास होती है, और सवाल किससे पूछना है वो अल्लाह से ही पूछ रहे थे, यानी अल्लाह पे यकीन था तो अल्लाह से ही पूछ रहे थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ पे जब उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है तो ऐसे समझे वो सोए हुए हैं, और पास खाना और पास उनकी सवारी जो कि गधा था। इसके बाद 100 सालों के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को रूह वापस दे दी जाए। रूह उनमें वापस जाती है तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आंखें खोलते हैं, और जैसे ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अंजीर, उनका खाना बिल्कुल सामने वैसा ही पड़ा है, और इसके अलावा जो उनका गधा है वो बिल्कुल हड्डियाँ बच चुका है। तो इतने में फरिश्ता उनसे पूछता है कि बताइए कितना अरसा सोए आप? तो उन्होंने कहा 1 दिन या ऐसा ही कुछ अरसा। उन्होंने कहा अरे नहीं, आप 100 साल सोए रहे। 100 साल। तो आप 100 साल आपको हाइबरनेट कर दिया गया था। अहम बात यहाँ से ये पहले समझने की है कि तसव्वुर वक्त के ऊपर हमने बहुत लेट जाना कि ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये तब्दील होता है, इसमें तगय्युर है। और रसूल करीम ने एक बहुत मशहूर उनसे हदीस मंसूब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तसब्बउ दहर अल्लाह इन्नी दहर, ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना ही खुदा है। तो यानी और हम अब साइंसी तौर पे भी जानते हैं कि जो चीज़ें बुलंदी पर होती हैं उनकी उम्र आहिस्ता कम होती है, और नीचे जो है वादियों में तेज़ वक्त गुजर। दूसरी अहम बात कि अल्लाह ताला के जितने मौज़े हमने पहले देखे वो मका सेंट्रिक थे, अजाब आया, ऊँटनी पैदा हुई वगैरह वगैरह। ये ज़मा सेंट्रिक है, यानी टाइम को अल्लाह ताला ने काबू करके दिखाया कि ये भी मखलूक़ात में से एक मखलूक है। साइंसदान बहुत प्यारी बात कहते हैं कि हम ये तो जानते हैं कि बिग बैंग के मकाम से सारी कायनात फूटी, सारी स्पेस, ये जो मादा आपके हमारे सामने, ये सोफ़ा, सब कुछ, वक्त कहाँ से आ रहा है? लेकिन कहीं से ड्रिप इन हो रहा है स्पेस में। तो वो अल्लाह ताला ने बताया कि वो वक्त को, और एक ही जगह पर गधे पे और तरह वक्त गुजरा, खाने पे और तरह वक्त गुजरा, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पे और तरह वक्त गुजरा। और फिर आपने आंखें खोली तो आपने देखा कि गधे को दोबारा अल्लाह ताला ने बना के दिखाया, और उन्होंने कहा ऐसे जैसे ये ज़िंदा हुआ है ऐसे हम दोबारा ज़िंदा करेंगे। हैरत की बात यह कि पास खड़ा खाना बिल्कुल वैसे ही ताज़ा था कि अभी उसको रखा हो। तो यानी कि एक ही स्पेस में टाइम के 3 होराइजन्स पैदा किए गए, एक पैगंबर को ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला मौत तो मौत पर कादिर है, वो वक्त पर भी कादिर, और एक लम्हे में 3 तरह के औकात जारी होते हैं। मैं अमूमन कहता होता हूँ कि आप देखें, एक ही बच्चे होते हैं, एक घर में अपना वक्त ज़ाया करते, एक बचा लेता है। बिल्कुल, टाइम बहुत सब्जेक्टिव एंटिटी है, और पैगंबरों से बेहतर टाइम को कोई नहीं जानता। लामा का एक शेर है कि अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। कलंदर वक्त से नहीं गुजरता, वक्त की पीठ पर बैठा होता है और उसको अपनी मर्जी से गुजारता है। कई पैगंबरों पर आपने बार बार सवाल पूछा उम्र कितनी थी, इतनी थोड़ी उम्र में इतना कुछ कर लिया, और उसकी वजह यह है कि वो टाइम को कंट्रोल करने की अहलियत रखते हैं। खैर, आप अपने गधे पर बैठते हैं और अपना वापस शहर की तरफ आते हैं और अपने घर पर जाकर दस्तक देते हैं, नॉक नॉक, और अंदर से आपकी खादमा एक बुजुर्ग खातून जो अंधी हो चुकी हैं। आप कहते हैं उज़ैर का घर है, वो कहती हैं जी ये उज़ैर का घर है। उन्होंने कहा
उज़ैर आपके सामने आ गया। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, वो तो 100 साल पहले कहीं खो गया था, निकला था, अब आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा उज़ैर तो अल्लाह वाले थे, पैगम्बर खुदा थे, उनके पास मौजज़ात थे, वो दुआ करके बीमारी दुरुस्त करते थे। मैं अंधी हो गई हूँ, 120 साल उम्र है मेरी, तो मेरी आंखें ठीक नहीं कर देते। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनकी और आंखों पे हाथ थोड़ी देर रखा और थोड़ी देर में उनकी आंखें ठीक हो गई। जैसे उनकी आंखें ठीक हुई, उन्होंने आंखें खोल के देखा और कहा ये तो अल्लाह का पैगम्बर उज़ैर है। हमने कहा उज़ैर तुम इतने जवान, तुम जानते हो तुम्हारा बेटा अब तुमसे 2.5-3 साल छोटा है सिर्फ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वॉज अप्रॉक्सीमेटली 135 और 140 लेट्स से कह लें, उनके बेटे तकरीबन 120 साल के थे। बहुत अहम बात जो हम अपने सामईन नाज़रीन को बार बार बताना चाहते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, इन सब वाक़यात में देखें तख़य्युलात कितने मिले। अब इंटरस्टेलर अभी जब मूवीज़ बनी वो इसी आइडिया पे थी कि वो ऊपर जाता है, वहाँ वक्त और गुजर रहा है और वो अपनी बेटी के साथ बात करे, शी इज़ ओल्डर दैन द फादर। तो इन बातों से जहाँ हक़ाइक़ लेने या ईमान लेना है, सोचें तख़य्युल कितना लेना, इजादात कितनी करनी थी। खैर हम वो ना कर पाए। तो कई जैसे हज़रत सलमान का जो उड़ने वाला तख्त है, दैट बिकेम द अलादीन्स फ्लाइंग कारपेट एक्सेट्रा। तो तख़य्युल भी तो लो भाई इन बातों से। तो खैर वो खातून कहती हैं कि आपका बेटा तो बिल्कुल अब आपका हम उम्र है। आप उनको मिलने जाते हैं तो और वहाँ जाके बुढ़िया कहती हैं कि ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आ गया। तो सब लोग कहते हैं अरे पागल हो गई हैं, बिल्कुल सठिया गई हैं। तो कहते हैं नहीं ये उज़ैर ही है। तो उनके बेटे कहते हैं कि मेरे अब्बा की कमर के दरमियान एक तिल था, आप दिखा दीजिए मैं मान जाता हूँ। तो आपने अपना जब जुब्बा ऊपर किया तो वहाँ पर तिल मौजूद था और आपने साथ ही अपने बेटे को गले लगाया और आपके पोते भी आपके सामने जवान थे। तो कितनी हैरान कुन बात होगी कि आपने अपने सामने अपने बेटों को देखा। इसके अलावा जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि आप तौरात के बहुत बड़े हाफिज़ थे। और बख्त नसर के बारे में अभी हमने कल ही बताया कि उसने तमाम तौरात जलाई और हैकल सुलमानी को उड़ा के रख दिया। इतने में उन्होंने अर्ज़ की कि तमाम तौरात ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको याद है कि एक तौरात दफनाई हुई थी। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो तौरात निकलवाई और आप तौरात के हाफिज़ भी थे और फिर तौरात लिखवाई गई। तो ये आपको बहुत बड़ी सादत नसीब हुई कि आपने तौरात की रवायत दोबारा ज़िंदा की, उसको दोबारा लिखवाया और उसकी वजह से जो नकूल पैदा हुई या वो दोबारा पब्लिश हो सकी तौरात। तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। पैगम्बरों में बहुत ही एक आगे जाके आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज में हमें वक्त रुका हुआ मिलता है और फिर एक इस वाक़े में हमें वक्त जो है वो एक ही घाटी, एक ही वादी में, एक ही जगह पे 3 तरह गुजरता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, अनयूजुअल। और अगर हम अब आगे आए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र लगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से पहले ये ज़रा हम बात कर लें कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का बड़ा अहम ताल्लुक़ है आपसे। और ताल्लुक़ ये है कि आपके बीबी मरियम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हना था। और उनकी जो वालदा थी इनको भी कोई औलाद नहीं थी, बहुत इबादत गुजार थी, बहुत इबादत की। और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं ये औलाद हैकल के सुपुर्द कर दूंगी, डिवोट हो जाएगी और ये सारी उम्र इबादत गुजार होगी। और इतने में अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली और अल्लाह ताला तो दे के आजमाता है। इतने में अल्लाह ताला ने आपको एक औलाद दी और औलाद भी ऐसी कि जो कि बीबी मरियम है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कायनात की बेहतरीन औरतों में से औरत के तौर पे होता है। अब आप जब आती हैं तो अब आपने उनको लेके जाना है हैकल पर, तो अब आप उनको हैकल पर लेके जाती हैं तो वहाँ मुख्तलिफ जो उलमा हैं वो तौरात लिख रहे होते हैं, उनमें हज़रत ज़करिया भी शामिल होते हैं। अब वो भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर वो कहती हैं कि मैं इनको डिवोट करने आई हूँ। तो सारे आगे बढ़ के कहते हैं कि हम इनका ख्याल रखेंगे, कहता है हम इनका ख्याल रखेंगे। तो अब ये कैसे तय हो, हर कोई हिरस कर रहा था। और आप जानते हैं कि नेकी में हिरस बहुत खूबसूरत चीज़ है। आखिरकार वो कहते हैं, ये फैसला ही करते हैं कि अपना अपना कलम पानी में रखिए, जिसका कलम ऊपर रह गया उनके हवाले हो जाएंगी। लोगों को पहले ही था कि हज़रत ज़करिया क्योंकि थोड़े उनको करीबी रिश्ता भी पड़ता है तो ये ना हो कि उन्हीं को दे दिया जाए। तो खैर जैसे ही कलम रखे सबके कलम नीचे और हज़रत ज़करिया का कलम ऊपर, उस एक्टिविटी को 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा दोहराया गया और आखिरकार सब ने कहा कि नहीं इनको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले जब किया तो उन्होंने एक पूरा कमरा बनवाया जो सिर्फ बीबी मरियम के लिए था। आप अक्सर उनके पास जाते तो वहाँ बेमौसमी फल पड़े होते थे, वो फल जो सीज़न के नहीं थे। और आप पूछते थे मरियम ये कहाँ से आए, तो वो कहती थी कि ये मेरे अल्लाह ने मुझे भेजे हैं। हज़रत ज़करिया की भी कोई औलाद नहीं थी। उन बेमौसमी फलों को देखे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू बेमौसमी फल भेज सकता है, मुझे औलाद नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा मैं आपको औलाद से नवाजूंगा। और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने, और यहाँ पे बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने लिखी है कि देखें
पैगंबर का आपको औलाद मिलेगी, वो आगे से कह रहे हैं कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा कितनी टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है जो हमने मुकम्मल रद्द कर दी। हम हर बात को सिर्फ और सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं। हम हर बात मानते हैं लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते कि मैं किन बातों को मानता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ उसमें हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाते, हम क्वेश्चन नहीं, मार्जिन भी तो नहीं दिया जाता, वो स्पेस भी तो आपके पास नहीं होती। वो शायद स्पेस भी नहीं है और शायद अब हमें आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस पैदा करनी पड़ेगी ताकि हमारा दीन उन तमाम सवालात के जवाबात जब देता है तो हम पूछने से क्यों घबराते हैं। बिल्कुल। खैर वहाँ पे वो कहते हैं ये वाली बात, तो आखिरकार अल्लाह ताला कहते हैं कि बस आपने 3 दिन बात नहीं करनी और जो बात करनी है इशारे से करनी है। ये वही फिर एसोटेरिक मख्फी बातें हैं, ओकल्ट बातें हैं, खिज़र वाली बातें हैं कि 3 दिन की खामोशी क्यों। खैर उन्होंने 3 दिन की खामोशी को अपनाया और 3 दिन की खामोशी के बाद आपने देखा कि आपकी जो वाइफ है नाउ शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और आपको फिर अल्लाह ताला ने एक औलाद से नवाजा। तो वो फिर बहुत हैरान हुए, अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हुए और उनको फिर ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला तो वो है, वो रूमी का बहुत मशहूर शेर है, वो एक सर लेके 100 सर दे सकता है, वो एक आंख लेके 1000 आंखें दे सकता है। तुम एक आंख पर कनात किए बैठे हो। कनात ना कराल में रंगो बू पे चमन और भी आशे और भी, पता नहीं कितनी कायनातें अल्लाह बसाए बैठा है। तुम एक औलाद ना होने पे मायूस हो, एक फलां चीज़ ना मिलने पर, एक मुश्किल आने पे मायूस हो। आगे जाके आप देखिए कि क्या होता है कि हमने आपको पहले भी बताया कि बनी इसराइल वाले अपने पैगंबरों को कत्ल कर देते थे। तो ऐसे ही हुआ, बनी इसराइल वाले हज़रत ज़करिया के ख़िलाफ़ हो गए और आपको कत्ल करने की साजिश की। आप भागकर एक दरख्त में गए, उस दरख्त ने आपको आ लिया अपने अंदर और फिर वो लोगों ने ये देख लिया कि आप वहाँ हैं और उन्होंने दरख्त को 2 हिस्सों में काटा जहाँ पर आपकी शहादत हुई। और मुख्तलिफ रवायात में मिलता है कि ये भी सवाल आया कि आप आह ना कीजिएगा। तो पैगंबर का इम्तिहान पैदाइश में भी होता है, बीबी मरियम वाला वाक़या, आगे जाकर हज़रत ईसा का वाक़या, और मौत के वक्त भी हो सकता है। पैगंबर का इम्तिहान सवाल पूछने पे भी हो सकता है क्योंकि वो पैगंबर हैं, उन्होंने अपने आप को ऑफ़र कर दिया फॉर हाई टेस्ट सिचुएशंस ताकि उनकी बात मोतबर बन सके उन लोगों में जिन्होंने वो सब तजुर्बा हासिल नहीं किया। पैगंबर गम सह के दिखाएगा। रसूल करीम आकाए दो जहाँ का खून आ जाता था सर पे, इतने पत्थर पड़े। अब जब वो किसी को कहते थे सब्र करो तो सब्र समझ आता था उसको, क्योंकि नबी ने वो तजुर्बा करके दिखाया। वो प्रिविलेज पोजीशन नहीं थी, एक एक्सपीरियंसेबल इल्म था तमाम पैगंबरों का कि उन्होंने तमाम इल्म का तजुर्बा किया। और फ़लसफ़ी जो है वो किसी भी बात को फासले से जान सकते हैं। पैगंबर तजुर्बा करते हैं और फिर नसीहत करते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा। तो आज हमने आपके सामने बात रखी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और हमारे बच्चे जो खुसूसन फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पसंद करते हैं, दे शुड रीड अबाउट इट, दे शुड पॉन्डर कि ये क्या बात थी। आपका माइंड क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि खुल जाएंगी। और सबसे अहम बात कि आगे बात करें, इस बात की कोई तावील कोई इल्मी जवाब देखें कि एक स्पेस में 3 तरह के टाइम कैसे हुआ, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट इज सो इमेजिनेटिव। और हमने कई बातें की कि उनका बेटा उनके सामने बूढ़ा हुआ, इंटरस्टेलर मूवी में हमने देखा, वहां पे हमें बिल्कुल शक नहीं उस बात पे, वी बिलीव इट। सो वी नीड टू डेवलप थियरीज दैट वी कैन स्टार्ट बिलीविंग मोर इज़िली। बिल्कुल ऐसे। और मैं बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे हमारी इस नशिस्त में, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कल नए किस्से के साथ, नए वाक़े के साथ, उन हालात का हम जिक्र करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ानुल मुबारक का यूँ तो सबीन पूरा महीना ज़ाहिर है दीगर महीनों से बड़ा अफजल, बड़ी अहमियत, लेकिन अब चूँकि हम आखिरी अशरे की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम ज़रा अगर ताक रातों की बात करें उसकी अपनी फजीलत है, दुआओं का एहतमाम, इबादत का एहतमाम किया जाता है। ज़ाहिर है हम कहते हैं जहन्नुम की आग से निजात का ये अशरा। एग्जैक्टली। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें इस नशिस्त में ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर राजा ज़ियाद साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राजा जब हम आखिरी अशरे की बात करते हैं, इसकी फजीलत का हम जिक्र करते हैं, ताक रातों की बात भी हम कर रहे हैं, थोड़ी पहले इस आखिरी अशरे की फजीलत की, क्या बाकी अशरों से फजीलत ज़्यादा है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही एक रहमत की बात की है और रहमत का मामला किया है कि जहाँ पे हमें एक ऐसा टाइम अता फरमाया जहाँ पे लैलतुल क़दर की रात जो है वो इसी आखिरी अशरे में तलाश की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि रमज़ान का महीना तो वो है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दी जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। अब वो जो लैलतुल क़दर है वो इसी अशरे के अंदर पाई जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ताक रातों में इसको तलाश करने का हुक्म दिया गया है। यानी 21वीं की रात होगी, 23वीं की होगी, 25वीं, 27वीं या 29वीं की रात होगी। फ़ायदा क्या होगा? यानी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर का मतलब ये है कि 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीना अगर आप ईयर्स में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 83 ईयर्स बनता है। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि वो 83 ईयर्स के बराबर है, 83 ईयर्स से बेहतर है। कितनी बेहतर है
2 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आप ये समझ लें कि आपकी 83 ईयर्स एक लाइफ टाइम होता है ना, लाइफ टाइम की इबादत एक पलड़े में और इस एक रात में की हुई इबादत ये दूसरे पलड़े में। तो अगर आप इस रात से महरूम रह जाएं तो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि एक इंसान ने ये रात जो है वो बुफे डिनर्स में गुजार दी या गेम्स खेलने में गुजार दी या कोई और शुगल मेले में गुजार दी और वो जो फ़ायदा उठा सकता था वो उठाने से महरूम रहा। तो इसलिए इस रात को तलाश करना, और थोड़ा सा इसमें आजकल आपको पता है ये लोग इंटरनेट का दौर है, लोग सवाल जवाब करते रहते हैं और कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग बेचारे खुद भी कंफ्यूज होते हैं, औरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन मैं भी आपके सामने पेश कर देता हूँ और वो ये है कि सवाल ये है कि जी लैलतुल क़द्र किस मुल्क के मुताबिक होगी? इस्लामाबाद के मुताबिक होगी, KPK के मुताबिक होगी, सऊदीया के मुताबिक होगी? क्योंकि लैलतुल क़द्र पहली बात है कि वो किस रात में होगी। क्या फिर दूसरा सवाल ये है, क्या लैलतुल क़द्र जो है वो एट द सेम टाइम ही आती है पूरी दुनिया में या क्या वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से आती है? सो अगर आप सेम टाइम पे कहते हैं तो हो सकता है सऊदीया में 21वीं हो, हमारी 22वीं हो, या हमारी 22वीं उनकी 21वीं हो। इसी तरह से ये भी हो सकता है, कभी कभार आपको पता ही है कि जब हम लोग ये चांद देखने का मामला होता है तो अक्सर होता है कि जी वो चांद नज़र आता है लेकिन हम कहते हैं कि ये एक दिन पुराना लग रहा है। तो ऑल्दो हम लोगों ने पहली रमज़ान स्टार्ट की होगी पर्टिकुलर एक टाइम एंड डेट में, लेकिन अंदर की बात ये होगी कि वो चांद जो था वो एक दिन पुराना था। तो अब लैलतुल क़द्र कहाँ होगी? तो इस पूरी झंझट से बचने के लिए आसान तरीका ये है कि अल्लाह के बंदो आखिरी अशरा है, सारे दिन में इबादत कर लो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इबादत की रात मिल गई। और देखिए जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं वो तो कोई चांस ही नहीं होता ना कि उनसे लैलतुल क़द्र मिस हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग भी चलें एतकाफ़ अगर ना भी बैठें लेकिन हर रात को ही स्पेशल बनाएं, क्योंकि देखें अगर आपको पूरे लाइफ टाइम की वर्शिप आपको मिल रही है ना एक रात में, उससे ज़्यादा ही मिल रही है अलबत्ता, तो 10 दिन तो कुछ भी नहीं है साल में, 360 डेज़ होते हैं, उनमें से अगर 10 दिन आप निकाल लें अल्लाह की इबादत के लिए, उसमें चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे आप तिलावत करें, चाहे आप ज़िक्र अज़कार करें, आप नमाज़ें पढ़ें, नफल पढ़ें, सदका खैरात करें, जो आप कर सकते हैं इस आखिरी अशरे में करें ताकि अल्लाह ताला आपको। ज़ाहिर है कि बड़ी प्यारी आपने बात की है कि इतने पूरे साल में अगर आप 10 दिन जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और सिर्फ आप अल्लाह के लिए वक्फ कर दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं उनसे तो लैलतुल क़द्र जो है वो मिस हो ही नहीं सकी, लेकिन एटलीस्ट जो मिसकंसेप्शंस हैं इस हवाले से आप एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तहकीक ज़रूर करें और उसके बाद दीन की बात आगे करें ताकि लोगों में वो कन्फ्यूजन किसी भी तरह से वो क्रिएट ना हो, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा राज साहब, ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो 27वीं की शब को लैलतुल क़द्र मानते हैं, तो क्या इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, बात ये कि बाद सहाबा में और हमारे जो मुफस्सिरीन वगैरह उनकी तरफ से ये बात सामने आई है, कुछ सहाबा ने तो अल्लाह की कसम भी खाई कि ये 27वीं की रात है हमें लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें नहीं पता। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफाई नहीं किया, ऑल्दो आपने ये कहा कि जो ताक रातें हैं उनमें तलाश किया जाए। हाँ, कुछ गुमान पाया जाता है 27वीं की तरफ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि और बाज़ उलमा के नज़दीक ये राय भी है कि ये हर साल ये रात फ्लक्चुएट भी करती है, यानी कि कभी ये 27वीं को होगी, कभी 25वीं को होगी। तो बाज़ उलमा की ये भी राय, बड़ी वैलिड राय मौजूद है। तो इसलिए हो सकता है कि आपने 27वीं को इबादत करके अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया हो कि जी थैंक यू वेरी मच, अब तो इबादत हो गई, और हो सकता है वो 29वीं की रात होती तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए 27वीं को रमज़ान ख़त्म नहीं हो जाता, 27वीं के बाद अभी कुछ और दिन भी हैं रमज़ान के, प्लीज़ उनमें भी टाइम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। राजा साहब, ज़रा कुछ निशानियों का भी जिक्र हम करते हैं अक्सर, बहुत सी रवायात में भी कुछ चीज़ें आती हैं और ज़ाहिर है बहुत से लोग भी जिक्र कर रहे होते हैं कि अच्छा ये महसूस किया गया या ये देखा गया, तो कोई ऐसी निशानियां जो कि हम शेयर कर सकें, अच्छा ये निशानी है लैलतुल क़द्र की रात की, जो कि आप फिर बता सकें या महसूस कर सकें कि अच्छा ये जो रात थी ये वाकई लैलतुल क़द्र की रात। और वैसे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ये भी लोग कहते हैं कि उसका आपको पता नहीं चल रहा होता किसी भी तरह से। जी नहीं, पता चल सकता है, इसके बारे में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं और ये पता चलेगा आपको उस रात के अगले दिन, तकरीबन अगले दिन पता चलेगा। वैसे तो कहा जाता है वो रात बड़ी ठंडी होगी, यानी ना बहुत सर्द ना बहुत गर्म, ज़रा प्लेजेंट वो रात होगी। अब वो चेक करना एक आप कह लें कि यानी एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितनी उसमें वो फील हो रही है कि ये कितनी एक मज़ेदार सी शाम है। फिर असल चीज़ है कि जो सुबह का टाइम होगा फजर के बाद जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो शुआएँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस तरह की शार्प शुआएँ नहीं होंगी जिस तरह आमतौर पे होती है जो आंखों में चुभती हैं, यानी कि वो ऐसा होगा जैसे कि सूरज तो है लेकिन डल ग्लो है, उसका डल ग्लो है या सॉफ्ट लाइट है, इस तरह की उसकी फीलिंग आएगी। तो अक्सर लोगों ने, मैंने देखा पिछले सालों में, वो हर रोज़ सुबह फजर के टाइम पे कैमरा लगा के ना छत पे लगा देते थे और पिक्चर्स का कंपैरिजन करते थे। समटाइम्स हो सकता है कि कुछ उसमें गलती की गुंजाइश भी होती है क्योंकि
कभी मतला साफ़ नहीं होता, कभी बादल होते हैं, कोई ऐसी बात होती है। लेकिन बहरहाल ये आपको अगले दिन सुबह ही पता चलेगा कि उस दिन जो सूरज की शुआएं थी वो कितनी ब्राइट थी, और उसके बारे में भी हम एक स्पेकुलेटिव तरीके से गेस वर्क कर सकते हैं कि जी शायद यही रात। ठीक है, मतलब ये कि आपको एग्जैक्ट तो चीज़ें नहीं पता चल सकती, बट आप उसको महसूस कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी निशानियाँ होती हैं, वो निशानियों को आप समझें और फिर अगले दिन तक आप बता रहे हैं कि पता चल सकता है आपको। अच्छा, ऐसे में अब जाहिर है हम, आपने जिस तरह बड़ी प्यारी बात की इससे पहले भी, ये जो आखिरी अशरा होता है वो आखिरी अशरा आप पूरे 10 दिन जो है वक्फ कर दें। अगर आप वो इबादत में वक्फ कर देते हैं तो आपसे कदर किसी भी तरह मिस भी नहीं हो सकती। और वैसे भी आखिरी अशरे की भी फजीलत, जिस तरह रमज़ान के महीने की फजीलत है, तो ताक रातों के हवाले से भी आखिरी अशरे की बहुत फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा वो किस तरह से गुजारते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अपना जो बेल्ट है उसको कस लेते थे, सारी रात इबादत करते, अपने पूरे घर वालों को भी उठा कर रखते, और हदीस में आता है अपनी रातों को दिन बना देते। यानी सोचें कि सारी रात पूरी फैमिली को भी उठाया हुआ है, खुद भी इबादत कर रहे हैं और उनको भी कर रहे हैं, और फिर एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह माल खर्च करते हैं। यानी वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखावत है, आपका जो अल्लाह की राह में खर्च करना है वो एग्जाम्पलरी है, लेकिन ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में तो बहुत अल्लाह की राह में लगाते हैं। और देखिए हमारे लिए इसमें सबक ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई ख़ास रकम जो है वो मुख्तस की हुई है कि मैंने ये आखिरी अशरे में खर्च करनी है या लैलतुल क़द्र में खर्च करनी है, आप उसको डिवाइड कर दें और हर रोज़ रात को मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपया निकाल देते हैं, 1000 रुपया हर रोज़ रात को निकालें या 500 निकाल रहे हैं, तो अगर वो लैलतुल क़द्र की रात पे वो फिट आ गया तो आप समझें कि वो 1000 रुपीज़ जो है वो मल्टीप्लाई बाय कम अज़ कम 83 ईयर्स होगा, कि जैसे आपने 83 ईयर्स में हर रोज़ 1000 रुपया निकाला अल्लाह की राह में, और उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि खैरुन मिनल फिशार है। तो अब हम इमेजिन करें कि कितना बड़ा सदका जो है वो आपके अकाउंट में लिखा जाएगा अगर आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर आप करें तो आप बहुत बेहतर। साहब हम अक्सर ये देखते हैं आखिरी अशरे में बिलखुसूस किसी की पैदाइश होना, हम कहते हैं कितना ये खुशकिस्मत है कि रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में इस दुनिया में आया ये, और इसी तरह किसी का इंतकाल हो जाना, ज़ाहिर है सब ने जाना है अल्लाह के पास। अब ऐसे में जब इंतकाल हो रहा है आपका आखिरी अशरे में, और उसमें भी कुछ का 27वीं की शब, किसी ताक़रात या जनरली आखिरी अशरे में, तो फिर भी कहा जा रहा होता है कि चूँकि रमज़ान के महीने में वापस गया है, बड़ी पाक घड़ियाँ जिसमें ये गया है वापस इस दुनिया से, इसका इंतकाल हुआ है, तो कहते हैं कि इसकी तो शायद बख्शिश हो गई है, जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छा साइन है, अल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में एक अच्छा साइन है। बाज़ उलमा ने इसके बारे में कहा कि क्योंकि जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं और जहन्नम के बंद होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा ख़ास तौर पे अगर वो रोज़े की हालत में जा रहा है, मतलब ये तो फिर बहुत ही कमाल बात है ना, क्योंकि हदीस में आता है कि जो जिस तरह से उठाया जाएगा उसी तरह से अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। तो अगर एक शख्स जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते करते फौत हो जाता है, वो इसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा। अगर एक शख्स जो है अल्लाह माफ़ करे गालियाँ निकालते हुए फौत होता है, तो वो इसी तरह अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। तो अगर रमज़ान के बाबरकत महीने में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में गालिब गुमान कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगा। और ज़ाहिर है फिर बख्शिश तो वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वही बेहतर जानता है कि किसको बख्शना है किसको नहीं, लेकिन हालात जो आपने बताए गफूर रहीम है, बेशक ऐसी बात है। अच्छा राज साहब, ऐसे में आखिरी जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह हम कहते हैं फजीलत बढ़ जाती है, और अगर आप आम तौर पे जो सवाब के काम कर रहे होते हैं, अगर आप रमज़ान में आखिरी अशरे में आप कर रहे होते हैं तो आपको सवाब भी ज़्यादा मिल रहा होता है एक तरह से। तो ऐसे में क्या अगर कोई गुनाह करता है तो आम दिनों से ज़्यादा उसके गुनाह में भी ज़्यादा इजाफा होता है? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें अल्लाह ताला ने ना कुछ जगह ऐसी हैं जो मुख्तस की हुई हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बैतुल्लाह चले जाएं काबा में, वहाँ पे हर नमाज के बदले में आपको 1 लाख नमाज़ों का अजर मिलता है, सवाब मिलता है। अगर आप मस्जिद नबवी में चले जाएं मदीना में, तो आपको हर नमाज के बदले 1000 का सवाब मिलता है। अगर आप मस्जिद अक्सा चले जाएं तो हर नमाज के बदले 500 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अच्छा, इसी के बारे में उलमा बयान करते हैं कि इन जगहों, क्योंकि ये इतनी मुक़द्दस जगह हैं, हरम में अब देखें आप काबा में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल है और नमाज़ें चल रही हैं, अज़कार चल रहे हैं, कुरान चल रहा है, हर बंदा माशाल्लाह वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वहाँ पे आया हुआ है। उस हालत में भी अगर एक बंदा गुनाह करेगा ना, तो उसका गुनाह भी ज़्यादा, उसकी भी सज़ा ज़्यादा है। क्योंकि एक बंदा देखें वो एक माहौल ही ख़राब है, ख़राब माहौल में गुनाह करता है, तो चलें उसकी समझ में आती है बात कि चलो है तो वो भी बुरा है, लेकिन हम कहते हैं जी पूरा माहौल ही ख़राब था, वो भी उस माहौल में बह गया तो चलो बह गया। लेकिन एक जगह जब माहौल ही इतना पाकीज़ है, उस पाकीज़गी में भी कोई गुनाह करेगा, क्या ये भी मुमकिन है? तो उसका फिर जो गुनाह है वो भी डबल ट्रिपल है। और याद रखें रमज़ान का महीना जो है ना, ये वो है जिसमें जन्नत के दरवाजे खुले थे, जहन्नम के बंद थे, सरकश शयातीन भी बंद थे। इसके बावजूद बंदा जो है वो गुनाह कर रहा है। जैसा कि हदीस में आता है
कि अल्लाह ताला को तुम्हारे फाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम रोज़े की हालत में अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी रोज़ा भी आपने रखा हुआ है, माशाल्लाह आप देखें हमारे टीवी चैनल्स पे भी जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, हर जगह पे अल्लाह की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, रमज़ान की बात हो रही है, सारी ट्रांसमिशन यूँ चल रही हैं। मसाजिद के हालात देखें, नमाज तरावी चल रही है, लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, इतना एक ज़बरदस्त माहौल होता है, उस माहौल में भी आपने बुरे काम करने तो फिर इसकी पकड़ जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि हमारे उलमा ये बात बयान करते हैं, बल्कि हमारे असलाफ से ये बात आती है कि ईद जो है ना वो उसकी नहीं होती जो नया जोड़ा सिलवा लेता है। ईद दर हकीकत उसकी होती है जो रमज़ान का महीना पाता है और अपने गुनाहों को बख्शवा लेता है। तो ये जो महीना आया हुआ है, ये अल्लाह ताला तो आपको हर रोज़ अफ्तारी के टाइम पे कितनी गर्दनें अल्लाह ताला आज़ाद कर देता है जहन्नम की आग से। और अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता फरमाऊँ, कोई बख्शिश की दुआ तो करे। यानी अल्लाह ताला की रहमत ठाटे मार रही है, और अगर उसके बावजूद एक बंदा जो है वो अपने गुनाहों को नहीं बख्शवा सकता तो कितनी अफसोस की बात है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आखिरी अशरा आ गया, अगर आपसे अभी तक रमज़ान के रिदम में नहीं आए या कोई गलती हो गई या कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काम में मसरूफ थे, हज़ार और इशूज़ होते हैं, तो अभी आखिरी अशरा आ गया। अब कम से कम वो कहते हैं इंग्लिश में पुल अप योर सॉक्स, थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर एक्टिव हो जाएं और बाकायदा प्लानिंग के साथ इस महीने के अंदर आप इबादत करें। अल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात आपने की कि अल्लाह ताला अजर भी 2 गुना ज़्यादा कर देता है, कई गुना ज़्यादा कर देता है। और ऑब्वियसली ऐसे में अगर आपकी कोशिश ये हो कि आप गुनाहों की तरफ ना जाएं, और जिस तरह शयातीन भी कैद हैं जब, तो फिर भी आप ये कहते हैं आप तो शैतानों के ऊपर आप ये भी नहीं कर सकते। माहौल भी जिस तरह उन्होंने इतना अच्छा माहौल, उसमें भी अगर आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं तो वाकई ये हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इसको। वैसे तो गुनाह को आप जस्टिफाई यूं भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। लेकिन माहौल भी ऐसा, सेल्फ एनालिसिस, अपना नफ्स, ये फिर अपने आप को देखने की बड़ी ज़रूरत है कि हम किस तरह के गुनाह खुद करें। तो राजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। सारे के बाद आप आजकल क्या होता है, एक आवाज़ लगती है, कौन है जो मुझे मार्केट लेकर जाएगा, मेरा वो काम रहता है, मेरा ये काम रहता है, किसी के दुपट्टे की पीको नहीं ऐसा होता कि हमें कौन लेके जाएगा। वो कहती है अपने बच्चों को साथ लेके चले गए, बहन भाई कोई भी हो, किसी के साथ चल पड़ते हैं जी। और शॉपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए, नहीं मर्दों का भी साथ जरूरी इसलिए है क्योंकि कल मैंने विजुअल देखा है एक मॉल का जहाँ पे तमाम मर्द हज़रात अपने अपने काकों के साथ दुकान के बाहर, खवातीन दुकान के अंदर, और चल रही थी शॉपिंग। तो मर्दों का जो काम है वहाँ पर जाके वो बच्चे संभालना है, ठीक है। अब अच्छा सारा मुद्दा मेरा जो था उसमें आपने ख़राब कर दिया। मैं बता ही रहा था कि चूंकि अब ईद की तैयारी है, इसमें ज़ाहिर है हर शहर का अपना एक मंजर होता है, अपना एक माहौल होता है। अब ऐसे में खवातीन की जब तैयारी की बात करें तो हर चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन क्या चूड़ियों के बगैर आपकी तैयारी मुकम्मल हो सकती है? इनकम्प्लीट कैसे हो सकती है, और वो भी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैचिंग चूड़ियाँ मिलना बड़ा मुश्किल हो रही होती हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ से आपको वो एग्जैक्ट रंग, अब उसको तो आप डाई नहीं करा सकते, ये बात दुपट्टे की तरह डाई करा एग्जैक्ट कलर आपको मिल सके। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है सबीन, के कोई अगर हैदराबाद से जिसका ताल्लुक हो आप उससे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हैदराबाद की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। आप अगर जा रहे हो तो कहते हैं चूड़ियाँ लेकर आना, बता दें साइज और रंग, और आप लेकर आते हैं। क्योंकि हैदराबाद में बहुत ही ज़बरदस्त चूड़ियाँ बनती हैं, और ज़रा वहाँ की मार्केट भी ऐसी कि जहाँ आप जाएंगे तो आपको हर तरह की चूड़ियाँ नजर आएंगी। वही चूड़ियाँ पे पूरे मुल्क में सप्लाई हो रही होती हैं। तो आपको दिखाते हैं जरा कि हैदराबाद में इस दफा ईद की तैयारी कैसी है, चूड़ियां कैसे बन रही हैं, कैसे बिक रही हैं, क्या फरोख्त है, कैसे खवातीन चूड़ियां खरीद रही हैं। क्योंकि जाहिर है अब जिस तरह से मैचिंग की बात आपने की है, तो मैचिंग करना बड़ा मुश्किल है। अब हैदराबाद में आसान कर रही हैं, हैदराबाद में आसान है। तो देखते हैं कि चूड़ियों की शॉपिंग खवातीन कैसे करी है हैदराबाद में। मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों की बहार, हैदराबाद की चूड़ियों की क्या है बात। खवातीन ने कपड़े और जूते तो खरीद लिए, मगर खूबसूरत चूड़ियों के बगैर उनकी ईद शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो सकती। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां खरीदने के लिए हैदराबाद में भी खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग में तो सब चीजें ले चुके हैं, बस चूड़ियां देखनी है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और लेडीज के लिए ज्यादा जरूरी होती हैं। बस चूड़ियाँ मिल जाएं तो तैयारी ईद की कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कौन सी चूड़ियाँ खरीदें, खवातीन के लिए मरहला किसी मुहिम से कम नहीं। दुकानदारों का कहना है कि चूड़ियों की एक नहीं कई इकसाम है। हैदराबाद मरकज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन जो है चूड़ियों की इस्काम जो है वो 110-105 के करीब होती है। नाम वाली चूड़ियाँ भी होती है, मीने वाली चूड़ियाँ होती है, मुड़ाई वाली चूड़ियाँ होती है। खनकती खूबसूरत चूड़ियाँ शख्सियत को चार चांद ही नहीं लगाती, छोटी ईद में खुशियों के कई रंग भी भर देती हैं। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त। ऐसे मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ के पहुंच जाऊं इस्लामाबाद से हैदराबाद और वहां पर जाके देखिए सारी चूड़ियां मैं ख़रीद लूं। अभी तक तो ऐसे कपड़े भी फाइनल नहीं हुए, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि इतनी जो वैरायटी है इसके अंदर ना, वो वैरायटी हमें मिल सके। अच्छा ये भी तो कर सकते हैं आप, चूड़ियाँ पहले ले आए, उसके साथ मैचिंग आप कपड़े करा लें फिर।
अब इतना भी प्यार नहीं मुझे चूड़ियों से, मुझे पहले कपड़े चाहिए फिर चूड़े से। कुछ हमारी रवायात हैं जिनको हमें लेकर चलना होता है। एक रवायत ये है कि पहले कपड़े होते हैं, उसके बाद जूते और चूड़ियों की तरफ जाया जाता है। ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया। लेकिन जो ईद की तैयारी है, अब इसमें ईद पर यूँ तो बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत से ट्रांसमिशंस होते हैं, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन भी होगी। लेकिन ईद के अगर सेकंड डे की मैं बात करूं, सितारों से सजा एक जहां आपके साथ होगा, बल्कि रंगों से भरा वो जहां होगा। हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स शो, जहां पर सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस होगी, ईद के दूसरे दिन रात 8 बजे होगा और 7:30 बजे उसका होगा रेड कार्पेट। तो आपने बड़ा एंजॉय करना है उसको सेकंड डे पर। हम लेते हैं इस ट्रांसमिशन से इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Welcome to Hum 22nd Lux Style Awards. The biggest celebration of beauty and style. सांसें उनकी तेज होती हैं जो सिलेक्ट होके आते हैं और जो रिजेक्ट होके आते हैं। अवार्ड्स कम है तो हम आप ही के अवार्ड देंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं राना भी इंतजार करते करते उनके बाद कितने हो गए हैं। It's creative, it's innovative, edgy and trendy. Presenting the award for Best TV Actor Female, Viewer's Choice, TV Play Writer, Critics' Choice goes to... Wow. Let's say it together. And the winner is...